तो पहले हम लोग गांधी जी का सामान्य परिचय बच्चों यहाँ पे देखेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। पिता का नाम करमचंद था। महात्मा गांधी जो थे उनका पूरा जीवन यापन 1869 से 1948 के बीच में रहा। पत्नी का नाम कस्तूरबा था। इन्होंने लंदन से बैरिस्टर की तैयारी की थी, मतलब वकालत की डिग्री प्राप्त किया था इन्होंने 1891 ईस्वी में। गांधी जी का अहम योगदान यह रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी छाप केवल भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका में भी छोड़ी थी। और अफ्रीका क्या, आज पूरे विश्व में गांधी जी जो हैं उनकी लोकप्रियता जो है वह आसमान को चूम रही है इतने वर्षों बाद भी। तो आखिर क्या था खास गांधी जी में? क्या गांधी जी कोई भगवान थे? क्या गांधी जी में कोई संत महात्मा थे? तो मेरे हिसाब से गांधी जी को जब लिया जाता है तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि अगर गौतम बुद्ध को कभी आप राजनीति में उतरते देखें, गौतम बुद्ध को कभी आप किसी स्वतंत्रता संग्राम में देखें, तो बस ऐसा अगर आप इमेजिन कर पाते हैं, कल्पना मात्र कर पाते हैं, तो वह गांधी है। जी, गांधी एक संत थे जिन्होंने भारत की इस स्वतंत्रता की लड़ाई में, स्वाधीनता संग्राम में अहम योगदान दिया था। तो गांधी जी का यह अहम योगदान जो भारत में शुरुआत हुई, यह काफी बाद में हुई, 1915 के बाद से शुरुआत हुई। लेकिन उसके पहले गांधी जी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है वहां पर काफी प्रसिद्ध हुए और सबसे ज्यादा लोकप्रियता हुई। तो आखिर अफ्रीका में क्या था खास ऐसा, गांधी जी का क्या योगदान था कि गांधी भारत आने से पहले ही पूरे विश्व और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्धि पाली थी उन्होंने। तो बच्चों, गांधी जी के एक मित्र थे, उनकी एक कंपनी थी, उनके द्वारा एक मुकदमा लड़ने के लिए वह दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। जब वो दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे उसी समय एक गोरे आदमी, मतलब अंग्रेज की शिकायत पर उनको ट्रेन के डिब्बे से हटा निकाल दिया जाता है। उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी तब भी, क्योंकि वो अंग्रेज कहता है कि एक काला आदमी मतलब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, नस्लीय भेदभाव, एक ब्लैक पीपल हमारे साथ हमारे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में है, और इसको देखते हुए उनको ट्रेन से निकाल दिया जाता है, यहां तक कि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट भी था। फिर गांधी जी अगर कोई और होता तो वो कहता, अरे ट्रेन से निकाल दिया, अभी धरना करते, अभी बवाल कर लेंगे, मारपीट कर लेता। नहीं, गांधी जी ने उसका बदला लिया, गुस्से को पाला। उस गुस्से के बाद में इस प्रकार से बदला लिया कि पूरी दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका ही क्यों, यूरोप तक, इंग्लैंड तक आवाज पहुंच गई कि आपने किससे पंगा लिया है। वो थे हमारे गांधी जी। जी हां, गांधी जी को देखेंगे आगे। गांधी जी अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन करते हैं और इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन वहीं पे किया जाता है। तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन अफ्रीका में हुआ और नटाल भारतीय कांग्रेस का भी गठन वहीं पे हुआ था। 1904 ईस्वी में फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने की थी। यह फार्म की स्थापना भी उन्होंने वहीं पे की थी। उसके अलावा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरोध में गांधी जी ने किया था। एक्चुअल में अफ्रीका में क्या था कि बहुत सारी चीजें हुई थी। गांधी जी की कुछ हम पॉजिटिविटी जो है वो अफ्रीका में देखने को पाते हैं। जैसे गांधी जी केवल ब्रिटिश के खिलाफ में विरोध ही नहीं करते, गांधी जी सच के साथ थे और झूठ के खिलाफ थे। इसको मैं आपको परिभाषित करता हूं कि जब एक खास रजिस्ट्रेशन एक्ट आया और जो ब्लैक पीपल थे उनको रजिस्ट्रेशन करके उनके ऊपर रोक लगाई गई, उनको खास इलाका दिया गया, उनको उनकी जो स्थिति थी काफी दयनीय होगी, उसके खिलाफ में आवाज उठाई। फिर जो मैरिज एक्ट था उसके खिलाफ में आवाज उठाया, जहां पे भारतीयों को जो अफ्रीका में विवाह करने पर वो सारी जो मैरिज, जो सारे विवाह थे उनको एक कानून लाकर अवैध घोषित कर दिया गया, उसके खिलाफ में मुकदमा की आवाज उठाई। लेकिन जब बोअर युद्ध हुआ तो उस समय अंग्रेज जो घायल थे उनकी मदद करने के लिए बोअर एम्बुलेंस जो है, जो समय एम्बुलेंस, इंडियन एम्बुलेंस जो था उसकी शुरुआत की। उसमें ये लोग जाते थे स्ट्रेचर पे, लोगों को लेकर कई किलोमीटर पैदल जाते थे, बचाते थे। तो उन्होंने वहां पे साथ भी दिया। तो बात तो यहां पर केवल सत्य और असत्य की थी, बात ब्रिटिश और किसी और व्यक्ति की नहीं थी। सत्य और असत्य के साथ तो गांधी हमेशा सत्य के साथ खड़े रहे। यही गांधी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण भी है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। गांधी जी ने वहीं पर सबसे पहले सत्याग्रह किया था। उसके बाद भारत में अगर हम देखें तो भारत में आने से पहले गांधी जी की दो और चीजें हैं जो हमें काफी जरूरी है समझना।
कि गांधी जी जब एक बार लंदन से अफ्रीका लौट रहे थे तो 1909 में ही इन्होंने हिंद स्वराज नाम का अपनी एक किताब लिखी थी। आज भी ऑनलाइन ये अवेलेबल होती है, मात्र 70-80 रुपए में आ जाती है। आप कभी आपके पास समय हो तो मंगा के जरूर पढ़िएगा, काफी कुछ जानकारी मिलेगी। और उसके बाद देखेंगे गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी 1910 में, जिसे बाद में गांधी आश्रम के नाम से आज के समय में जाना जाता है। और वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भारत का आगमन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत में हुआ, जो प्रवासी दिवस है जिसके ऊपर मैंने अभी चर्चा की थी। फिर गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्होंने गांधी जी जब आए तो गांधी जी ने यहाँ पे अपनी वकालत की चीजें वकालत शुरुआत की, लेकिन वकालत चल नहीं पा रही थी, बड़े परेशान थे। गोपाल कृष्ण गोखले आए, बोले कि तुम मतलब आप इस पूरी जो भारतीय जो जनता है जो अंग्रेजों के शोषण से बहुत ज्यादा प्रभावित है, उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई है, तो क्यों ना इनका केस लड़ो, इनको अपना क्लाइंट बना लो और अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध में आप ये केस लड़ो। गांधी जी को काफी मोटिवेशन मिलता है, तभी गांधी जी कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ओपन माई इनर आइज, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माना। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जिनकी सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो सर्वेंट इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी। फिर आगे देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाते हैं। जब पहला विश्व युद्ध होता है तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए सहयोग किया, सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को प्रेरित किया, घर घर जाकर लोगों से बोलते थे अगर हम इनका साथ देंगे तो युद्ध के बाद में ये हमें काफी छूट देंगे, लेकिन हमें कोई छूट नहीं मिली। इसी कारण से भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहे लोगों ने इनको कहना शुरू कर दिया। उसके बाद कैसरे हिंद की उपाधि भी भारत में गांधी जी को इसी समय दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। उसके अलावा जुलू पदक, बोअर पदक इनको मिल चुके थे। तो जुलू पदक, बोअर पदक, फिर कैसरे हिंद की उपाधि, ये सभी चीजें हैं, लेकिन सबका त्याग कर देंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत जो है उसका जब असली चेहरा देखेंगे तो वो इन सभी पदकों का, ठीक है, और उसके साथ में कैसरे हिंद की जो उपाधि है इसका भी त्याग करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आइए अब भारत में गांधी जी आ गए हैं, देखते हैं कि गांधी जी का योगदान भारत में किस प्रकार से और कितना रहा। तो देखेंगे बच्चों, जब भारत में गांधी जी आए तो गांधी जी के जो आंदोलन थे, ठीक है, उनको हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। एक क्षेत्रीय आंदोलन जिसमें चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, और एक था देशव्यापी आंदोलन, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में आपको असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको देखने को वहां पे मिल जाते हैं, ठीक है। जी हाँ, आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी और क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे बच्चों इसमें और हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले गांधी जी जब भारत आए तो 1915 में आए, 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। 1916 में साबरमती जो आश्रम है, ठीक है, हाँ, उसकी स्थापना कर दी। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। ये पहला सविनय अवज्ञा है। अब जरा बहुत से बच्चों में डाउट रहता है कि सर सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन में क्या अंतर है। बच्चों, अगर असहयोग आंदोलन है तो मैं किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का, किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करूंगा। मतलब मैं उस समय सरकार का सपोर्ट ना करके घर में आऊंगा, चुपचाप बैठ जाऊंगा, मैं सरकार के लिए कार्य नहीं करूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन चुपचाप घर में बैठूंगा। असहयोग है, बायकॉट तक सीमित है, समझ रहे हैं आप। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका सविनय अवज्ञा है, इसमें मैं अब घर पे नहीं बैठूंगा, अब तो मैं रोड पे उतरूंगा और सरकार के जो काले कानून हैं उनको तोड़ूंगा, उनका विरोध करूंगा, तब अवज्ञा आ जाती है, सविनय अवज्ञा। तो यही दोनों में अंतर है। ऐसा एक क्वेश्चन मेंस में आया था, खैर ये प्रीलिम्स का क्लास है तो मेंस की फिर भी एक क्वेश्चन मन में आ गया तो मैं बता दूं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, दक्षिण अफ्रीका में, वहां वो सफल हुए, लेकिन भारत में पहले उन्होंने असहयोग आंदोलन किया और जो कि असफल रहा। तो भाई आपको इसमें टिप्पणी करनी थी। तो काफी जो बच्चा सोचेगा वही समझ पाएगा किस प्रकार की टिप्पणी करनी है, जिसके पास में उस स्तर का नॉलेज या ज्ञान होगा। हम बात करेंगे मेंस की क्लास में इस पे दिल खोल के आपके साथ में, और हर एक टॉपिक को मैं स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। मेंस की क्लास जबरदस्त होती है, एक बार डिटेल में इतिहास पढ़ के देखिए, काफी मजा आएगा। खैर चलिए आगे चलते हैं। चंपारण आपके
प्रेजेंट मतलब वर्तमान में बिहार में है। ठीक है, हाँ, और वहीं पे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन 1917 में हुआ। आखिर चंपारण में हो क्या रहा था बच्चों? चंपारण में एक खास प्रथा चलाई जाती थी, 3 कठिया। 3 कठिया में किसानों को अपने खेत के कुछ भाग पर फोर्सफुली, दबाव में, जबरदस्ती, ठीक है, जो यूरोपीय जो ये कहते हैं कि व्यापारी थे या जो ट्रेडर थे, इन लोगों ने जबरदस्ती उनको दबाव में लाकर वहां पर नगदी फसलों, खासकर इंडिगो की खेती करवाते थे, जिससे नील बनता था। तो इंडिगो की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी, जिससे जमीन की फर्टिलिटी चली जाती थी। और हमारे भारत में जमीन तो माता के समान है, और जब मां के समान हम उस भूमि को इतना मानते हैं, तो उसी भूमि की जब फर्टिलिटी व उसकी उपजाऊपन खत्म हो रही है, जब वह भूमि बंजर हो जा रही है, तो ये हमारे इमोशन से भी काफी करीब है। किसान बहुत विरोध पे थे, बड़े स्तर पर विरोध पे थे। किसानों में इनका जो विरोध था, उनको बस कोई नेतृत्व चाहिए था। उस समय राजकुमार शुक्ल ने एक चिट्ठी लिख के गांधी जी को बुलाया कि कृपया करके गांधी जी आप यहां आइए। गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, गांधी को वापस भेजो, ट्रेन रुकती है। आता है कि 9 युवक 9 अधिकारी, कहता है गांधी जी आप यहां से चले जाइए। गांधी जी ने हल्की सी मुस्कान दी, ऐसे कस के मुस्काए और एक पैर नीचे रख दिया और चले गए। पूरी की पूरी इज्जत इनकी चली गई। गांधी यही तो पर्सनालिटी थे, यही व्यक्तित्व था गांधी का। अगर आप आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। आज के नेताओं को बोल दो कि आप यहां नहीं आ सकते, मार कर ले, धरना प्रदर्शन कर दे भाई साहब, पत्थर फेंकने लगे कहो तो। लेकिन उस समय गांधी जी इस प्रकार से वहां पर मोतिहारी पहुंचे, लोगों का सपोर्ट किया। गांधी जी के वहां के पुलिस कमिश्नर ने विरोध किया, फिर भी गांधी जी उस विरोध के बाद भी वापस नहीं आए। और गांधी जी ने वहां पर, गांधी जी के इस दबाव के कारण एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति के सदस्य गांधी जी भी थे, और उस समिति ने पाया कि यहां पर इल्लीगल, अवैध रूप से किसानों से बहुत ज्यादा रकम ली जाती है, और इस अवैध रूप से वसूली गई रकम का 25% किसानों को वापस देने की बात होती है। और इस प्रकार गांधी जी चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में वह सफल कर देते हैं। यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था जहां पर उनके कानूनों को तोड़ा गया था। गांधी की लोकप्रियता भारत में भी शुरू हो गई, यह तो शुरुआत है। उसी समय अहमदाबाद मिल में हड़ताल चल रही थी। हड़ताल का कारण क्या था पहले समझिए। अंबालाल साराभाई वहां पे एक मिल मालिक है, ऐसे बहुत सारे मिल मालिक थे। उनकी एक बहन थी अनसुईया बहन। इन्होंने गांधी जी को बुलाया था, गांधी जी के साथ में रही मिल मजदूरों के हालात पे। ठीक है, एक बार गांधी जी से बोला कि आप भी इस पे प्रकाश डालिए, एक बार देखिए कि इनकी हालात क्या है और समझिए, इनको आपका नेतृत्व बहुत जरूरी है। तो समाज सेविका टाइप की थी। ठीक है, समाज सेविका थी, मतलब उस तरह की नहीं, समाज सेविका ही थी। अब अगर आप देखेंगे तो 1918 में जो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, वो पहली भूख हड़ताल गांधी की जानी जाती है। मतलब पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह, भूख मतलब हड़ताल की थी, पहली बार। तो आखिर इसके पीछे क्या था खास? गांधी जी आखिर अहमदाबाद में हुआ क्या था? तो बच्चों एक खास बीमारी चलती थी, प्लेग, आपने नाम तो सुना होगा, महामारी। अचानक से अहमदाबाद में प्लेग आता है तो मजदूर, जैसे कोविड का भी समय आया था, लोग अपने घर भाग रहे थे, पलायन हो रहा था। आपने देखा होगा साइकिल से लोग मुंबई से, दिल्ली से अपने बिहार और यूपी के गांव में लौट रहे थे, कई लोग पैदल चल रहे थे। इस प्रकार से जब प्लेग, जब महामारी आई तो लोग अहमदाबाद से भागने लगे। अब उद्योगपतियों को अपने आप पे काम कराने के लिए लेबर चाहिए था, तो उद्योगपतियों ने प्लेग के कारण 100% की बोनस की घोषणा की कि जो यहां रुकेगा उसे 100% बोनस मिलेगा। जो रुके बाकी लोग चले गए। जब वापस प्लेग खत्म हुआ 1 साल में, तो लोग वापस आना शुरू करते हैं। जब लोग वापस आने लगे तो लेबर बढ़ने लगे। तो फिर इन लोगों ने, अहमदाबाद मिल के लोगों ने बोनस को घटाकर 20% कर दिया। उद्योगपतियों ने बोला हम तो बोनस तब दे रहे थे जब प्लेग था, अब प्लेग खत्म हो चुका है तो बोनस घटाकर 20% कर दिया। अब जो मजदूर थे उनका कहना यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण महंगाई भी बढ़ गई है
और प्लेग के बाद में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी है कि अब अगर हमें अहमदाबाद में रहकर जीवन यापन गुजारा करना है तो कम से कम 50% बोनस तो चाहिए ही। अब ये 50% की मांग कौन करने लगे? मजदूर। 20% कौन देने वाले थे? जो उद्योगपति थे। ठीक है, हाँ, उद्योगपति या कारखाना मालिक ये 20% की मांग कर रहे थे। अब इसी बीच में दोनों के बीच में मामला बैठ नहीं रहा था, तो फिर गांधी जी पहुंचे। अहमदाबाद के कलेक्टर ने भी बोला कि आप यहाँ पे मध्यस्थता करिए, बिचौल मतलब बीच में आइए, इनके बारे में इनके बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाइए। गांधी जी ने यहां पर बात की, चर्चा की, तो गांधी जी ने यहां पर 35% की बात बोली। एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। ठीक है, पहले गांधी जी ने 35% की बात बोली, जिसपे उद्योगपति पहले नहीं माने तो गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठे। फिर उद्योगपति ट्रिब्यूनल को सारा मामला सौंप देते हैं। ये ट्रिब्यूनल बनती है, ट्रिब्यूनल 35% निश्चित करती है और जिस पर उद्योगपति और मजदूर दोनों मान जाते हैं। इस प्रकार से गांधी अहमदाबाद मिल हड़ताल को भी खत्म कराते हैं और गांधी यहां पे भी काफी लोकप्रिय होते हैं। यह भी गांधी का जो सत्याग्रह था वो काफी सफल हो गया। एक के बाद एक डेब्यू, मतलब जान रहे हैं डेब्यू फिल्म में गांधी काफी फेमस हो रहे हैं। वास्तविक जो पिक्चर है वो तो अभी बाद में आएगी। फिर उसी समय खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जिन्हें हम पहला असहयोग आंदोलन कहते हैं। गुजरात में पड़ता है खेड़ा। वहां पे फसल हो गई थी खराब। खराब जो फसल हो गई थी उसके ऊपर सरकार ने बढ़ा दिया था कर। वहां के लोगों ने कर देने, बढ़े हुए कर को देने से मना किया। गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी ने भी वहां पर इसका विरोध किया। समिति का गठन हुआ। फिर बाद में सरकार दबाव में आई और दबाव में आने के बाद सरकार ने वहां पर बढ़े हुए कर की निंदा करते हुए उसको खत्म किया, समाप्त किया। लोगों को काफी रिलैक्सेशन दिया, ठीक है, काफी छूट मिली और इस प्रकार से गांधी खेड़ा सत्याग्रह में भी काफी फेमस हुए। तो गांधी को चंपारण में राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद मिलते हैं। गांधी को अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान अनसुईया बेन मिलती हैं। गांधी को खेड़ा सत्याग्रह और इस समय खेड़ा में उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलते हैं। गांधी जी इसी प्रकार से अपने 3 आंदोलन में अपनी एक टीम तैयार कर लेते हैं जो गांधी के साथ में हर कदम चलने को तैयार थे। खेड़ा में वकीलों की एक टीम भी जाती है जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी होते हैं। सब लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं और विरोध प्रकट करते हैं। जब मैं आपको खेड़ा पढ़ाऊंगा, खेड़ा एक ऐसा आंदोलन है बच्चों कि आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि केवल गांधी के कहने पे असहयोग इस स्तर पे था कि जानवर छीन ले गए, लोगों को मारा गया, लेकिन लोगों ने विरोध नहीं किया और फिर भी जितना बचा घर में राशन था उसका खाना बना के लोगों को दिया कि बाहर से लोग आए हमारे लिए। कभी चर्चा करेंगे इस पे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों और बात करते हैं रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ था। यह पहला जन हड़ताल था। अब आखिर ये सत्याग्रह हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या था, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों यहां पे मैं आपको बताऊं, रॉलेट जो सत्याग्रह है, देखिए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। रॉलेट एक्ट अधिनियम, इस अधिनियम की जो स्थापना है सिडनी रॉलेट के अंतर्गत हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे एक समिति बनाई गई। सिडनी रॉलेट के द्वारा तैयार किया गया। रॉलेट एक्ट था क्या? मैंने आपको बोला था कि क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ चुकी थी। ब्रिटिश उन क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करना चाहते थे, आंदोलनों को। हिंसक आंदोलन बढ़ गए थे। तो ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया, रॉलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक लॉ मतलब काला कानून के नाम से भी जानते हैं। क्यों ऐसा जानते हैं? क्योंकि बच्चों रॉलेट एक्ट जो है, इस एक्ट में ना तो अपील, ना दलील, ना वकील, मतलब अपील नहीं थी, दलील की छूट भी
नहीं थी और वकील भी आप नहीं कर सकते थे। क्यों, बताता हूं। आप अपील इसलिए नहीं कर सकते थे, ठीक है, उस समय, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस समय एक विशेष न्यायालय या विशेष अदालत जो थी यह मामला देखती थी। दलील क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि अगर शक मात्र हो गया, मतलब कि शंका हो गई, शंका लिख लेंगे, शंका मात्र पर, ठीक है, शंका मात्र होने पर 2 वर्ष की जेल थी। देख रहे हैं, क्यों? शंका मात्र होने पर, सबूत नहीं चाहिए, इसीलिए तो आप यहां पे कोई दलील ही नहीं दे पाओगे। अगर ब्रिटिश अधिकारियों को मात्र शंका हो जाती है, ठीक है, अगर उनको लग जाता है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल है, भले ही कोई सबूत नहीं मिला है, तो भी उसे 2 वर्ष की सजा दे दी जाएगी और वो सजा विशेष अदालत सुनाएगी, जहां पे आप अपील भी नहीं कर सकते और वकील तो आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब आप अपील ही नहीं कर सकते तो वकील कहां आएगा? तो नो वकील नो अपील नो दलील के नाम से काफी फेमस हुआ। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। गांधी जी ने बोला कि ये जो रॉलेट एक्ट है या काला कानून है, ठीक है, ये तो हमारे अधिकारों के ऊपर एक वज्र प्रकार से गिरा हुआ है, ये हमारे मानव अधिकार के बिल्कुल खिलाफ है। और इसको लेकर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह लॉन्च किया, जो राष्ट्रीय स्तर पे रहा, जिसे हम रॉलेट सत्याग्रह का नाम देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के खिलाफ में गांधी जी ने शुरू किया रॉलेट सत्याग्रह, सुनेंगे, ठीक है, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह, ध्यान देंगे बच्चों, ये गांधी जी के द्वारा ये सत्याग्रह आगे बढ़ाया गया। तो बोला जाता है कि ये जो सत्याग्रह है इसकी तिथि सबसे पहले 30 मार्च हुई, कि 30 मार्च को करेंगे, 1919 की बात है। फिर बाद में यह तिथि चेंज होकर 6 अप्रैल हो गई, ठीक है, कि 6 अप्रैल को करेंगे। लेकिन 30 मार्च को ही पूरे भारत में सब जगह पे हिंसा शुरू हो गई। उसकी समय तिथि 6 अप्रैल को शुरुआत लाएगी कि 6 अप्रैल को हम लोग क्या करेंगे? मिलकर विरोध करेंगे। जब मिलकर विरोध करने की बात हुई तभी करीब 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन पंजाब में जलियांवाला बाग हो जाता है। एक सेकेंड, ठीक है बच्चों, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब जलियांवाला बाग जो हमारे इतिहास पे काला धब्बा बन गया, ठीक है, जलियांवाला बाग हो जाता है, जिससे गांधी जी कहते हैं कि हे भगवान मैंने क्या कर दिया। गांधी जी ने इसी रॉलेट सत्याग्रह को हिमालयन ब्लंडर बोला था कि ये मेरे लिए इतनी बड़ी भूल, मतलब हिमालय के बराबर भूल हो गई, हिमालयन ब्लंडर। क्यों? क्योंकि गांधी जी के इस आंदोलन के छेड़ने के बाद से ऐसा गांधी जी मानते थे, क्योंकि उस प्रकार के व्यक्तित्व ही थे। उसी को लेते हुए गांधी ने फिर 18 अप्रैल को, याद रखेंगे, गांधी ने 18 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया, ठीक है। और इस प्रकार से आप देखेंगे बच्चों तो आंदोलन वापस ले लिया 18 अप्रैल को। तो आखिर हुआ क्या? जलियांवाला बाग हुआ क्यों? उसके पीछे कारण क्या था? तो कारण बच्चों यह था कि 6 अप्रैल को जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो डॉक्टर सतपाल और किचलू को पंजाब में पंजाब निकासी दे दी गई इसी एक्ट के द्वारा, जिसके लिए एक पीसफुल मार्च निकाला गया। उसमें कुछ लोगों पे गोलियां चली, छोटी सी झड़प हुई, छोटी मोटी झड़प हुई, गोली चली, कुछ लोगों की, 1-2 लोगों की जान गई, घायल हुए लोग। फिर बाद में बैसाखी के दिन सब लोग मिलते हैं, एक सभा गठन होता है जहां पे पीसफुली, शांति रूप से विरोध करना था इस रॉलेट एक्ट का भी, और जो लोग कुछ दिन पहले गोली चली थी उसका विरोध भी। पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ कानून लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था। जनरल डायर को सूचना मिलती है कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे हैं। डायर अपनी पूरी सेना लेकर पहुंचता है, चारों तरफ से घेर लेता है
और बिना किसी सूचना के गोली से भूनना शुरू कर देता है। दरवाजे एक खुले थे, बाकी सब दरवाजे बहुत पतले पतले थे, लोग निकल पाए उससे पहले गोलियां इतनी चलाई गई। 350 से ज्यादा लोग इसमें मारे जाते हैं। कई लोग ऐसे, सरकारी आंकड़े तो बहुत कम हैं, ठीक है, उस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ। कुएं में बच्चे, औरतें, बूढ़े सब कूद गए, कुआं पूरा भर गया था। इस प्रकार से वहां पे हत्याएं की गई थी डायर के द्वारा। जनरल डायर के इससे बदला फिर बाद में उधम सिंह ने लिया, इंग्लैंड जाके, लंदन जाके उनको गोली मार दी। लेकिन उसके पहले जनरल डायर के लिए एक समिति का गठन हुआ। उस समिति ने जनरल डायर को दोषी नहीं माना। जनरल डायर को इंग्लैंड में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर तक दिया गया। फिर इसी जलियांवाला बाग और जनरल डायर के खिलाफ में भारत में एक समिति बनाई गई। नाम लिखेंगे आप लोग, बहुत जरूरी है क्योंकि आपका फैक्ट है। लिखेंगे तहकीकाते समिति, ठीक है। हाँ, कांग्रेस के द्वारा समिति बनाई गई जिसका नाम था तहकीकाते समिति। तहकीकाते समिति जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है बच्चों, मदन मोहन मालवीय, तहकीकाते समिति। और इन्होंने जनरल डायर को दोषी ठहराया, ठीक है। तो इन्होंने जनरल डायर को क्या ठहराया था कि जनरल डायर ही इसके क्या है, दोषी हैं। हंटर आयोग का गठन हुआ था जनरल डायर के खिलाफ में ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। हंटर आयोग भारत में 2 बार है, एक बार शिक्षा के लिए पहले आ चुका था। यहां पे जो हंटर आयोग आया है जनरल डायर के लिए था, जलियांवाला बाग के लिए था, जिसमें उन्हें दोषी नहीं माना गया। भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो उस तरीके से गलती से डायर से ऐसा हो गया, अरे ऐसा कोई करता है क्या। और वहीं पे आप देखेंगे तो जब तहकीकाते समिति जो कांग्रेस के द्वारा स्थापित की गई थी, इसने हंटर आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लेकर गांधी जी ने भी बोला था ये पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज रिपोर्ट है, ठीक है। गांधी जी ने इतना कड़ा विरोध किया था और सभी ने इसका विरोध किया था। और इस प्रकार से तहकीकाते समिति ने डायर को दोषी ठहराया। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत है, उपनिवेशवाद का काल था, हम मजबूत थे, हम कर ही क्या सकते थे विरोध के अलावा। जी हाँ, तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी घटना होती है। इसी जलियांवाला घटना के खिलाफ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना पदक, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है, वापस कर दी। याद रखेंगे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गांधी जी ने कैसरे हिंद वापस किया। नहीं, गांधी जी जलियांवाला बाग के टाइम में इमीडिएट नहीं करेंगे, वो असहयोग आंदोलन के टाइम करेंगे। जुलू पदक, बोर पदक, ठीक है, और कैसरे हिंद, क्लियर है, तो वो वहां पे करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन रखिएगा। जलियांवाला बाग के बाद इमीडिएट रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, ठीक है। हाँ, और चलेंगे आगे, चलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम आया तो एक और फैक्ट बता दूं, चंपारण में उपलब्धि के बाद भी रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा नाम से पुकारा था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा नाम से पुकारा था गांधी जी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इतिहास में जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ये जलियांवाला बाग नरसंहार, ये सब चीजें तो हम लोगों ने अभी देखी। अब आगे बढ़ते हैं तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी सितंबर 1919। अब खिलाफत कमेटी क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चर्चा ये थी बच्चों, खिलाफत कमेटी क्यों आई, इसके पहले समझ लेते हैं, पूरा मामला जान लेते हैं, फिर आगे इस पे डिस्कशन करते हैं। यूरोप में चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से यह युद्ध चल रहा था। मुसलमानों के सपोर्ट के लिए शुरुआत में तो इंग्लैंड ने बोला कि मैं तुर्की का विखंडन नहीं करूंगा, क्योंकि तुर्की उस समय इंग्लैंड के अपोजिट ग्रुप से, ठीक है, जो दूसरा जो सामने दुश्मन ग्रुप था, दुश्मन समूह था, जो विरोधी थे, जिसमें जर्मनी था, उसकी तरफ से लड़ रहा था। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, सीवर्स की संधि होती है। सीवर्स की संधि में इंग्लैंड ने अपनी असलियत दिखा दी और
इंग्लैंड ने बोला कि मैं अब तुर्की के टुकड़े कर दूंगा, विखंडन कर दूंगा, वहां पर डेमोक्रेसी स्थापित करूंगा। जब लोकतंत्र स्थापित करने की बात आई, तो जब तुर्की के विखंडन की बात आई, तो उसमें सबसे बड़ी बात थी कि उस समय इस्लाम धर्म का जो सर्वगुरु है, इस्लाम धर्म का जो सुप्रीम श्रेष्ठ है, खलीफा, वह उस समय तुर्की में ही था, उसी का शासन चलता था। तो तुर्की में लोकतंत्र जो था वो खलीफा के उस राजतंत्र को चुनौती थी। लोगों ने बोला कि अंग्रेजी हुकूमत ने हमसे जो वादा किया उस वादा खिलाफी की है, वादा खिलाफी से खिलाफत आया। उस वादा खिलाफी के विरुद्ध में भारत में अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया शुरुआती दौर में। तो देखेंगे इसमें जो संबंधित व्यक्ति हैं, अली बंधु हैं, अबुल कलाम आजाद हैं, हकीम अजमल खान हैं, अब्दुल वारी हैं। अखिल भारतीय खिलाफत दिवस के रूप में 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया, ठीक है। और नवंबर 1919 के खिलाफत सम्मेलन में दिल्ली के अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। बच्चों ये नवंबर यहां पे इसका प्रयोग होगा, ठीक है। नवंबर 1919 के खिलाफत सम्मेलन में जो दिल्ली में हुआ उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। तो कई बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होती है, मैं आपको बता दूं, गांधी जी खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष थे। खिलाफत कमेटी जो समिति थी उसके लिए सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था उस सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद देखेंगे इनका उद्देश्य था खलीफा की सर्वोच्चता पुनर्स्थापित करना और स्वराज की स्थापना करना। खिलाफत कमेटी की इलाहाबाद बैठक जून 1920 में हुई और इसी बैठक में असहयोग आंदोलन जो था, ठीक है, वह और खिलाफत आंदोलन दोनों एक हो गया। अब पूरा मुद्दा जानिए, ये तो बात थी फैक्ट की, अब पूरा मुद्दा जानिए। जब खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हो रहा था तो महात्मा गांधी ने बोला कि अगले कई वर्षों में हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा जब हम हिंदू मुसलमान एक हो पाएंगे। जिनको अंग्रेजों ने अलग किया है, हम फिर से एक होने का मौका मिला है। हिंदू एंड मुस्लिम्स बोथ आर टू आईज ऑफ इंडिया। ये भारत की दो आंखें हैं। भारत को अगर देखना तो इसी नजरिए से आप देख सकते हैं। गांधी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेंस में यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया गया, जिससे गांधी की जो धर्मनिरपेक्ष छवि थी क्या वह उसको क्षति हुई, कोई हानि हुई? बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं आज आपको बताता हूं। गांधी जी ने जब खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया तो उसके पीछे कारण था। कारण क्या था मैं बताऊं। अंग्रेज पिछले कई दशकों से लगे हुए थे, कई सालों से लगे हुए थे हिंदू मुसलमान को तोड़ने के लिए। गांधी जी ने पलक झपकते खिलाफत को जब सपोर्ट किया, खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन को मिला दिया, तो पलक झपकते हिंदू मुस्लिम एकता हमारे सामने आ गई, जो कई सालों की अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति पर एक हनुमान जी के गधे के रूप में पड़ती है। एक तो पहली चीज। दूसरी चीज, गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट कर भारत में खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में जो था उसकी अध्यक्षता कर एक ही समय में, एक ही रात में बोला जाए या एक ही दिन में खलीफा के उस पद की रक्षा के लिए भारत में सबसे बड़े आंदोलन को जब नेतृत्व दिया, सम्मेलन के अध्यक्ष बने, तो उस समय वह इंग्लैंड के उस राजतंत्र के बिल्कुल समीप आकर खड़े हो गए। खिलाफत के पहले इंग्लैंड का राजतंत्र यहां है, गांधी यहां हैं, क्योंकि गांधी भारत में छुटपुट आंदोलन को लीड कर रहे थे जिससे अंग्रेजी हुकूमत को कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन एक ऐसा मौका मिला जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे था, जब गांधी जी की लोकप्रियता अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आ गई और पलक झपकते गांधी जी ने उस अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपने आप को लाकर टिका दिया। और इस प्रकार से रातों रात या बोलेंगे एक दिन में गांधी की लोकप्रियता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई और उन्होंने खुले रूप से चैलेंज किया इंग्लैंड के उस शाही तंत्र को जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का शोषण हो रहा था। तो गांधी का यह जो आंदोलन था धर्मनिरपेक्ष छवि पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि हमारे लिए बहुत कुछ करता है। इंग्लैंड की नीतियों पर एक बहुत बड़ा प्रहार था, वज्र का प्रहार था, कुछ ऐसा था। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद ये खिलाफत आंदोलन स्वयं खत्म हो जाता है, क्योंकि 1923 में खलीफा ही मान लेते हैं, 1924 में, ठीक है, वहां पे स्थापना हो जाती है, ठीक है, किसकी?
1924 में स्थापना कर दी जाती है डेमोक्रेसी की। ठीक है, मोहम्मद किमान पाशा आपने नाम सुना होगा। तो वो सारी चीजें आप देखेंगे तो खैर आपके अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट है वो, उसमें कभी चर्चा करेंगे आपके साथ। आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन के कारण। आखिर क्या कारण थे असहयोग आंदोलन के? तो देखेंगे असहयोग आंदोलन जो भारत में जो खिलाफत आंदोलन के साथ में सपोर्ट में शुरू हुआ, तो उसके पीछे कारण क्या था? पहला कारण था दमनात्मक कार्यवाही। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो काला कानून पास किया था, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके खिलाफ में विरोध था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में, जिसमें आशा थी कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसने भारतीय नेतृत्व को निराश किया, असंतुष्ट किया। तुर्की के खलीफा के साथ किए गए व्यवहार के कारण भारतीय मुस्लिम असंतुष्ट थे। तुर्की में जो खलीफा थे, ठीक है, उनके साथ में जो व्यवहार हुआ उसको लेकर जो भारतीय मुस्लिम थे वह असंतुष्ट थे। ठीक है, जिसमें खिलाफत चली रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ती हुई महंगाई एवं बेरोजगारी, यह भी आर्थिक सामाजिक मुद्दा था, जिसके खिलाफ में हमारा जो यूथ था, नवयुवा था, वो भी साथ था। बच्चों, असहयोग आंदोलन वह समय है जिस समय कांग्रेस ने ठीक है, कांग्रेस ने अपने विचारों को बदला था, विचारों को बदला, और पहली बार कांग्रेस सीधी कार्यवाही पर आ गई। ठीक है, अब कांग्रेस खुलेआम से सामने आकर सीधी कार्यवाही करेगी, विरोध करेगी। अब कांग्रेस जो पहले लेटर लिखती थी, याचनाएं करती थी, अब कांग्रेस सीधी कार्यवाही पर आ रही है, क्योंकि असहयोग आंदोलन हुआ है, जलियांवाला बाग की पीड़ा है। जब कांग्रेस ने अपने विचार बदले, अपने कार्य करने के तरीके बदले, अब कांग्रेस अपनी उस संविधान की चार दीवारी से बाहर निकलकर सीधी कार्रवाई के लिए तैयार थी। तो इसमें कुछ लोग कांग्रेस को उस समय छोड़ देते हैं, जो नाराज थे कांग्रेस के इस बदले हुए रूप को देखकर। उसमें कौन था? एनी बेसेंट। और कौन था? बिपिन चंद्र पाल। और कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, एनी बेसेंट हुए, बिपिन चंद्र पाल हुए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए। इन लोगों ने क्या किया था उस समय? पार्टी को, कांग्रेस को छोड़ दिया था। इसी में आगे देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, जो कांग्रेस के विचारों से काफी अलग हो गए, केवल इसी के बाद से, क्योंकि लखनऊ पैक्ट हुआ था, सब करीब आ गए थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें नाम शामिल कर लेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ फेमस नाम है जिनको आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन में जो कांग्रेस ने सीधी कार्यवाही अपनाई, उसके से नाराज होकर या उसको ना मानने से इनकार करके उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। जिन्ना के कांग्रेस छोड़ने के पीछे एक रीजन ये भी है, जिन्ना ने गांधी जी से बोला कि आप मुझे अपना स्वराज समझा दो। क्या गांधी के स्वराज का मतलब बिल्कुल अलग है, वुमेन्स का टॉपिक है, कभी डिस्कस करेंगे। तो गांधी जी ने जिन्ना को बहुत समझाया, ये होता है स्वराज, ये होता है। जिन्ना ने बाद में हाथ जोड़ लिया, हमसे नहीं आता समझ में, और जिन्ना उसके बाद से दिखे ही नहीं। अब जिन्ना सीधे आगे आएंगे, नेहरू रिपोर्ट के बाद में जिन्ना का जो मांग होगा वो लेकर आएंगे। ठीक है, अभी जिन्ना पूरे 7-8 साल गायब है, नहीं दिखेंगे आपको। क्लियर है? जी हाँ, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे असहयोग आंदोलन या असहयोग संबंधी कार्यक्रम क्या हुआ। तो असहयोग आंदोलन में 2 प्रकार के कार्यक्रम किए गए, मुख्य कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यक्रम। मुख्य कार्यक्रम में यह था ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों या प्रशस्ति पत्रों को त्याग करना, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा, हम सभी को मालूम है, कैसरे हिंद, जुलू पदक और बोअर पदक को वापस किया गया था। ठीक है, हाँ, कैसरे हिंद, जुलू पदक और बोअर पदक को वापस किया गया गांधी जी के द्वारा, और राय बहादुर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि को वापस किया गया था। सरकारी शिक्षा का विरोध किया गया। ठीक है, भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। सरकारी नौकरियों से लोग त्यागपत्र देने लगे। विदेशी कपड़ा जो था उसका बहिष्कार हुआ। वकीलों द्वारा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का बहिष्कार किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू, ठीक है,
और मोतीलाल नेहरू के साथ में अगर आप देखेंगे तो CR दास, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी लोगों ने, राजेंद्र प्रसाद, सभी लोगों ने वकालत से इस्तीफा दिया था। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये मुख्य कार्य थे जो उस समय किए गए। रचनात्मक कार्य में अगर आप आएंगे तो स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया, चरखा, खादी, कताई, बुनाई जैसी वस्तुओं को बढ़ावा देना। एक्चुअल में क्या हुआ जी, इस आंदोलन की शुरुआत में ही तिलक की डेथ हो जाती है, तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद में 1921 में ही विजयवाड़ा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है, इसी अधिवेशन में, कांग्रेस के विजयवाड़ा के अधिवेशन में देखा जाए तो इसी समय एक तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई, जिसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने थे जो कि नहीं हो पाए, और 20 लाख लोगों को चरखा बांटना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि रचनात्मक कार्यों में इस चीज को शामिल किया गया था। और स्थानीय विवादों का निपटारा करने के लिए पंचायती अदालतों की स्थापना की। ओके, हाँ, जो स्थानीय विवाद थे उनको निपटारा करने के लिए पंचायती अदालत बनाई गई, ताकि हमारी ब्रिटिश पे डिपेंडेंसी, निर्भरता कम हो जाए। गांधी जी कहते थे ब्रिटिश से, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, अगर हमने अपने समाज को सुधार लिया तो तुम्हें तो हम फूंक देंगे, खत्म हो जाओगे, तुम तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं। मेरा समाज, जब हमारा समाज ब्रिटिश पे निर्भर होना कम कर देगा तो ब्रिटिश तो कैसी खाली हो जाएंगे, उनकी कीमत वैसी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा। इसी में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया, जिसमें आप देखेंगे खिलाफत का सपोर्ट भी था। छुआछूत, मद्यपान या बुराइयों का समाप्त करना। 300 सदस्यों वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन हुआ। गांधी जी ने कांग्रेस जो था, कांग्रेस को मजबूत किया, और गांधी जी ने कांग्रेस को पहली बार अखिल भारतीय स्तर की पार्टी बनाई। इसके लिए अखिल भारतीय मतलब भारतीय राष्ट्रीय स्तर पे, अखिल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का एक विंग, प्रोविंशियल मतलब राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे, और विलेज गांव स्तर पर। कांग्रेस की इतनी अलग अलग चीजें, और भाषाई पुनर्गठन हुआ था उस समय कांग्रेस का। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन इसी समय हुआ था। ये बहुत मुख्य है बेटा, लिख लीजिएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी आपने सुना होगा, 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी आई। जब कांग्रेस आपके देख लीजिए, जब कांग्रेस का ही डेवलपमेंट राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और जब गांव स्तर पे हुआ, तो इसके बाद में कांग्रेस को जन आंदोलन जो है, ठीक है, जन समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, जन समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस कुछ ही लोगों की पार्टी थी। 25 पैसे कांग्रेस में रजिस्ट्रेशन फीस होती थी, लोग 25 पैसा देके कराते थे। और युवाओं की भागीदारी भी कांग्रेस में उस समय असहयोग के टाइम में गांधी जी ने आगे बढ़ाई, तो जन समर्थन मिला। और इसी जन समर्थन के बाद में अब कांग्रेस जन आंदोलन, जिसे हम इंग्लिश में खास शब्द का प्रयोग करते हैं, मास मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो अब देख रहे हैं जो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी 1885 में आई, वो गांधी के विचारों से सचमुच की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी 1920 के टाइम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो करीब 35 साल बाद कांग्रेस अपनी उस जो नाम था उसका राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस चीज को कहीं ना कहीं पाती है, अपने उस क्या कहते हैं कि आधार को तय करती है। लेकिन बच्चों असहयोग आंदोलन फेल हो गया। ठीक है, हाँ, असहयोग आंदोलन जो था असफल हो गया, या फिर देखेंगे पूर्ण रूप से असफल नहीं था, लेकिन इसे बंद करना पड़ा। कारण क्या था? कारण यह था, क्योंकि मैं आपको इसमें कारण बताने से पहले एक चीज और बताऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण है गांधी जी के बारे में। बच्चों, गांधी जी जो थे, इनका जो आंदोलन था
उसमें खास विचारधारा चलती थी संघर्ष एंड विराम की। मतलब गांधी जी क्या करते थे, पहले एक आंदोलन लोग तैयार करते थे लोगों से, फिर आंदोलन करते थे, तो ये संघर्ष होता था। जब संघर्ष होता था तो ब्रिटिश समझौता करने को मान जाते थे, तो फिर गांधी जी इसको विराम देते थे। संघर्ष, ठीक है, दबाव, ब्रिटिश पे दबाव, दबाव के बाद समझौता, जब समझौता तो गांधी जी आंदोलन रोक देते थे। लोग बोलते हैं आखिर गांधी जी इतना बड़ा आंदोलन करके कुछ ही समय में क्यों रोक देते थे? क्योंकि क्या एक आम व्यक्ति के लिए, क्योंकि जन आंदोलन कब होगा? जब आम व्यक्ति होगा। आम व्यक्ति मतलब समाज में निचले तबके का आदमी। निचले तबके के आदमी के पास में इतना पैसा नहीं रखा है कि वो पूरे साल आंदोलन करेगा। उसे पैसा कमाने के लिए नौकरी पे जाना पड़ेगा, आंदोलन बंद करना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों, निचले तबके का जो व्यक्ति था, ठीक है, निचले स्तर का जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने गांधी के इसी आंदोलन को सपोर्ट किया। गांधी को मालूम था ये लंबे समय तक जन आंदोलन नहीं चल सकता, मास मूवमेंट, इसीलिए गांधी इस पे ब्रिटिश को दबाव बनाकर थोड़ा समझौता करके फिर आंदोलन बंद कर देते थे। इसी को गांधी जी का संघर्ष विराम कहा गया, जिसे हम ट्रूस पीरियड कहते हैं। लोग अब पूछते हैं ना कि गांधी जी आखिर असहयोग आंदोलन के बाद फिर कहां चले गए, फिर सपने अवज्ञा आ गई, फिर नहीं रहे, फिर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी समय गैप क्यों लेते थे? क्योंकि एक जन आंदोलन को लॉन्च करने के लिए लंबा समय लगता है, और जब जन आंदोलन आता है तो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए कुछ समय में उसको खत्म करना पड़ेगा। और ब्रिटिश पे दबाव बनाए, समझौता कराए, फिर खत्म, फिर ब्रिटिश पे दबाव, फिर समझौता, फिर खत्म। इस प्रकार से पल पल में तड़पा तड़पा के ब्रिटिश को मारा था भाई साहब, ठीक है जी हाँ। तो यहां पे देखेंगे यह आंदोलन असफल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आंशिक रूप से असफल रहा, क्योंकि आंदोलन को बीच में बंद करना पड़ा। गांधी जी ने अभी सोचा नहीं था इसे बंद करने का। इंसिडेंट क्या हुआ? 5 फरवरी को 1922 को चौरी चौरा की घटना हो जाती है। गोरखपुर के पास में एक प्लेस है जहां पे एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है, जहां पे कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। मतलब क्या चीज हो गई है? हिंसा। और गांधी जी ने इस हिंसा के खिलाफ में ही 12 फरवरी को, उस समय गांधी जी बारदोली में थे, कांग्रेस बारदोली में था। 12 फरवरी 1922 को बारदोली रेजोल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, बारदोली प्रपत्र जो है या रेजोल्यूशन है, ठीक है हाँ, इसे पारित करके बारदोली के द्वारा, बारदोली जो प्रपत्र था उसको देकर पत्र इशू करके इस आंदोलन को क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया 12 फरवरी को, जिससे कांग्रेस में 2 गुट हो गए। एक गुट आ गया परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी गुट ने बोला कि हमें तो अभी बहुत जल्दी सफलता मिल जाती, गांधी ने जो बारदोली से आंदोलन वापस लिया यह गलत किया। और एक वो थे जो गांधी के ब्लाइंड फॉलोअर थे, अपरिवर्तनवादी, जिनको लगा कि नहीं गांधी ने जो किया वो सही किया। तो ये परिवर्तनवादी थे और ये अपरिवर्तनवादी। तो जो परिवर्तनवादी लोग थे, ठीक है, इन्हीं लोगों ने आगे चल के एक नई पार्टी बना दी, स्वराज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्हें गांधीवादी आंदोलन से लगा कि हमें सफलता नहीं मिल सकती, अब हमें सरकार में जाना चाहिए, हमें सरकार बनानी चाहिए, हमें चुन के विधानसभा विधान परिषद में जाना चाहिए। जब हम विधान परिषद में जाएंगे तो हम अंदर से जाकर, ठीक है, और क्या करेंगे? बदलाव करेंगे, कानून बनाकर बदलाव करेंगे। ऐसे विचार में मोतीलाल नेहरू, सियादास सभी लोग थे। गया में अधिवेशन होता है, कांग्रेस में बहुमत नहीं मिलता है, सियादास लोग रिजाइन कर देते हैं और रिजाइन करने के बाद एक नई पार्टी बना लेते हैं। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, जिसे हम खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1923 में हुई। राजनीतिक शून्यता की स्थिति, वैक्यूम आ गया था, गांधी ने आंदोलन बंद कर दिया था, लोग थे, मोटिवेशन उनका खत्म हो रहा था, उनको लगा कि अब क्या करेंगे, अभी तो सब कुछ हो रहा था, क्यों आंदोलन वापस हुआ। उस समय लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी इस चीज को शुरू किया गया। इसमें परिवर्तनवादियों ने विधान परिषद में प्रवेश की रणनीति बनाई कि सरकार चुने जाओ, सरकार चुनाव लड़ो, परिषद में जाओ और अंदर से जाकर ब्रिटिश इस जो प्रशासन है उसको चोट पहुंचाकर अपने लिए सरकार बनाओ और अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करो।
इसके लिए ये लोग गए और अपरिवर्तनवादियों ने अपना रचनात्मक कार्य जारी रखा, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत और इन सब चीजों पे। और गांधी जी को देशद्रोह के इल्जाम में जेल भेज दिया जाता है, जहां पे तबीयत खराब होने के चक्कर में उनको पहले ही छोड़ दिया जाता है। और गांधी जी 1924 में बेलगाम में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। एक ही बार की है 1924 बेलगाम, ठीक है। जनवरी 1923 को सिया दास की अध्यक्षता में स्वराज दल की स्थापना होती है। चुनाव में इनको सफलता मिलती है। विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। 1924 ईस्वी में गांधी-दास पैक्ट होता है। गांधी-दास पैक्ट के हिसाब से ही स्वराज दल को कांग्रेस का अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया गया। अब जरा देखिए, 1924 में गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। उसके पहले ही कांग्रेस आ गई थी। कैसे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, ठीक है। इनके द्वारा देखा गया कि इन्होंने बोला कि कांग्रेस का विभाजन हो रहा है और फिर से कांग्रेस टूटेगी तो अब बिखर जाएगी। तो कांग्रेस के बैनर के अंदर ही स्वराज पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया, लेकिन कांग्रेसियों को नहीं था, स्वराजियों को था। बाद में यह अधिकार कांग्रेसियों को भी हो गया था, बहुत बाद में चल के, लेकिन शुरुआत में नहीं था। और फिर बाद में 1924 में गांधी-दास पैक्ट हुआ और इस पैक्ट के बाद में जो ये आपका स्वराज दल है, ये कांग्रेस का अभिन्न अंग मान लिया गया। बोला तुम हमसे अलग नहीं हो, हमारे कहने पे ही तुम कर रहे हो, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और लाहौर अधिवेशन की घोषणा ने स्वराज दल के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। तो आगे चल के स्वराज दल कब खत्म होगा? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा और लाहौर अधिवेशन होगा, तो स्वराज दल जो कि उनके विचार थे वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, दल भी समाप्त हो जाएगा। तो बना कब और कब खत्म हुआ, इसकी पूरी कहानी आपके सामने है। लेकिन स्वराजियों ने चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जी हां, काफी उपलब्धि रही। उन उपलब्धियों को एक बार देख लेते हैं। देखिए, 1923 का चुनाव, केंद्रीय विधानमंडल में 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर जीत आई। प्रांतीय विधानमंडल में मध्य प्रांत स्पष्ट बहुमत मिला, ठीक है, और बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्रांतीय विधानमंडल में मध्य प्रांत स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी, संयुक्त प्रांत व असम में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी स्वराज दल। देख रहे हो विनोद, क्या उपलब्धि है, बहुत अच्छी। अब इन्होंने सरकार को कैसे चैलेंज दिया, चुनौती दी। पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में जो आया था, उसमें सरकार की पराजय, सरकार को इसके खिलाफ में इस बिल को पास नहीं होने दिया। विठल भाई पटेल जो थे केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनते हैं। अवरोध नीति द्वारा विधानमंडल का असली चरित्र उजागर किया। कोई भी ऐसा बिल आए जो हमारे खिलाफ था, उसका विरोध हुआ, उसको पास होने से रोका। गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया गया। उसी सम्मेलन के बाद में एक मुड्डी मैन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग का गठन इसलिए हुआ था ताकि हम देखें कि भारतीय नेताओं की मांग क्या है। अलेक्जेंडर मुडी मैन जो थे, उनके अधीन इस समिति का गठन होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, नगर पालिका और स्थानीय निकायों में, मतलब नगर पालिका के चुनाव में इनका वर्चस्व रहा। कलकत्ता में सिया दास मेयर, सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यकारी अधिशासी बने। अहमदाबाद में विठल भाई पटेल नगर पालिका के अध्यक्ष बनते हैं। पटना में राजेंद्र प्रसाद नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं। इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है, वहां पर जवाहरलाल नेहरू नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगर पालिका के या स्थानीय निकायों पर भी इनका काफी वर्चस्व रहा है। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा होगा तभी तो समझने में मजा है, क्योंकि इतिहास के भी अपने अपने रंग हैं। समय बदलते हैं, एक पार्टी बनी है, इतना अच्छा अचीवमेंट होगा, एक समय बाद खत्म हो जाएगी। कौन जानता था कि यह पार्टी अभी 1930 में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्यों? विचार हमेशा बदलते रहते हैं। हर प्रकार से प्रयास किया गया कि किस प्रकार से हम सरकार की इस दमनकारी नीति को खत्म करें, और उनसे अभी तक तो यही था कि डोमिनेंट स्टेटस, अधिराज्य प्राप्त करें। लेकिन जल्दी ही नेहरू ने डोमिनेंट स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज्य, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर दी। चलिए आगे चलते हैं इतिहास में, और आगे हम देखते हैं साइमन कमीशन भारत आ रहा था, जिसे हम श्वेत कमीशन जानते हैं, क्योंकि इसमें सभी व्हाइट मैन थे, गोरे लोग थे, कोई भी भारतीय नहीं था। आखिर ये कमीशन भारत क्यों आ रहा था, उसके पीछे रीजन क्या था, थोड़ा सा समझ लेते हैं।
1909 में एक एक्ट आया, उसके 10 साल बाद एक और एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उस सुधार में जो भी चीजें अपनाई गई थी, जिसमें डायरकी था एक हिसाब से, ठीक है, द्वैध शासन की जो हम बात करते हैं, क्लियर है, इन सब मुद्दों पर अगले 10 साल बाद एक समिति का भारत आना था, एक कमीशन भारत आता। वो कमीशन जांच करता और फिर यह डिसीजन लिया जाता क्या भारतीयों को स्वशासन दिया जाना चाहिए। तो 1929 में आना था, लेकिन 2 साल पहले 1927 में ही एक कमीशन का गठन इंग्लैंड में कर दिया गया। क्यों? आखिर 2 साल पहले क्यों? बात तो 10 साल की हुई थी। कारण इसके पीछे यह था कि उस समय इंग्लैंड में 2 पार्टियां चुनाव लड़ती थी। एक लेबर पार्टी थी, ठीक है, जिसे हम लिबरल पार्टी के नाम से भी कभी कभी जानते, उदारवादी, और एक तरफ था कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी को मालूम चल गया था कि अभी लेबर पार्टी का प्रभुत्व ज्यादा है, वह अगले चुनाव में जीत सकती है। अगर लेबर पार्टी ने कमीशन भारत भेजा तो भारतीयों को स्वशासन मिल जाएगा, और इसके चलते कुछ ही समय में भारत हमारी मुट्ठी से चला जाएगा, फिसल जाएगा। इसलिए इन लोगों ने भारत में 2 साल पूर्व ही एक कमीशन भेज दिया, जिस कमीशन के अध्यक्ष जो थे वह सर जॉन साइमन थे, इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। इस पूरे कमीशन में आयोग में 7 सदस्य थे। गठन का आधार क्या था? भारत शासन अधिनियम में 1919 के तहत हुए सुधारों की समीक्षा करना कि क्या क्या सुधार हुए हैं, भारतीयों को संवैधानिक अधिकार व उत्तरदायी शासन प्रदान करने के संदर्भ में सुझाव देना कि क्या उनके संवैधानिक अधिकार होंगे, उत्तरदायी वहां पे जो शासन होगा, ठीक है, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वो किस प्रकार से होगी, उसको लेकर सुझाव देना। कमीशन भारत आता है, हम इसका विरोध करते हैं। विरोध के कारण क्या थे? समय से 2 वर्ष पूर्व ही इसका गठन हो गया। समिति में कोई भारतीय नहीं। लोगों ने बोला अरे हमारे संविधान की बात कर रहे हो, एक भारतीय तो ले लिया होता, अरे एक नौकर भारतीय रख लिया होता, कम से कम हमारे बारे में समझ तो पाते। कानून हमारा और हमारे लोग ही ना। सभी सदस्य ब्रिटिश थे, भारतीय संविधान निर्माता भारतीय नहीं थे। स्वराज हेतु आवश्यक योग्यता जो थी उसको लेकर भी, मतलब स्वराज हेतु अनावश्यक, अगर आप देखेंगे तो यहां पे तो आवश्यक लिखा है, आवश्यक योग्यता, और जो थी वह भी इनके पास में नहीं थी, ठीक है। जो एक समय दिया गया था वो भी नहीं था, और जो लोग आ रहे थे उनमें अगर आप देखेंगे तो वो हमारे लिए कैसे डिसीजन ले सकते थे जब वो भारतीय थे ही नहीं। उसमें से 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था, भारत के संविधान के बारे में कैसे डिसीजन ले सकता था। इसी का विरोध हुआ, बहुत बड़े स्तर पे विरोध हुआ, और हमने साइमन गो बैक के नारे दिए। इस समय साइमन गो बैक जो था वह नारा काफी प्रचलित हुआ, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख विरोधी कौन थे साइमन कमीशन के? तो साइमन कमीशन बंबई 3 फरवरी 1928 को आता है। हिंदू महासभा, इंडियन लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी, मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में, भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस, इतने लोगों ने विरोध किया। लेकिन साइमन कमीशन का समर्थन भी किया था पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी। मुस्लिम लीग में 2 गुट थे उस समय, मोहम्मद अली जिन्ना जो विरोध में थे, मोहम्मद शफी का गुट जो समर्थन में था, बाद में ये भी विरोध में आ गए थे। केंद्रीय सिख संगठन था और अखिल भारतीय अछूत संगठन था। इन सभी लोगों ने इसका समर्थन दिया था। क्यों? इनका मानना यह था कि अगर ये यहां से अभी जल्दी चले गए तो फिर भारत में जो जाति प्रथा और बाकी समस्याएं हैं, इसलिए जातिवादी जो संगठन, इसमें मुख्यतः जातिवादी संगठन है, फिर से एक्सप्लॉयटेशन शुरू होगा, फिर से वही चीजें शुरू हो जाएंगी, छुआछूत की भावना और जाति प्रथा और इस सब में भेदभाव, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। और अगर कानून बना दिया जाए, अधिकार दे दिया जाए, समानता का अधिकार, और सब कुछ अच्छा हो जाए तो हमारे साथ शायद भेदभाव ना हो, हमारे अधिकार सुरक्षित हो। इसलिए जितनी भी जातिवादी पार्टी थी उन सभी ने समर्थन किया, और जितनी भी पार्टियां जो भारत का भविष्य जो है, अगर एक हिसाब से देखें उस समय, तो जो कहते हैं एक्टिव, मतलब पूरी ताकत के साथ में उस समय लगी हुई थी आंदोलन में, उन सभी पार्टियों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। इसी के विरोध में
साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए लाहौर में लाला जी के ऊपर लाठी चलती है, लाला जी घायल होते हैं और भगत सिंह इसका बदला लेते हैं। आपने सुना होगा जी। तो आगे चलेंगे बच्चों, सैंडल्स को गोली मारते सारी चीजें होती हैं, उसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार का गठन। अब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट क्या दी 1930 में कि प्रांत मतलब प्रोविंस, राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दो और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दो। वहां पे द्वैध शासन फेल हो गया है। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन का अभी उचित समय अभी नहीं है, अभी समय नहीं आया है कि वहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाए। संघीय भावना जो है सहित केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन, ठीक है। तो केंद्रीय विधानमंडल जो होगा वो संघीय भावना के साथ में आएगा, फेडरलिज्म के साथ में, ठीक है। उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा देना व बर्मा को भारत से अलग करने की अनुशंसा। इसी रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन के बाद 1935 में एक एक्ट आता, अधिनियम आता, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अधिनियम कहते हैं। चर्चा करेंगे उसके ऊपर भी, आगे चलते हैं, जैसे ही आएगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब क्या हुआ कि जब हमने इसका विरोध किया तो लॉर्ड बर्केनहेड जो थे उस समय भारत सचिव थे। इन्होंने बोला, यू इंडियंस आस्किंग फॉर द फ्रीडम, आर यू इन अ कंडीशन टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। तुम भारतीय आजादी की बात करते हो, तुम इस सिचुएशन में हो कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सको। इस चैलेंज को हमने तुरंत एक्सेप्ट किया। हम भारतीय हैं, हम कभी चैलेंज एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं होते, एक्सेप्ट तुरंत करते, भाई सब करेंगे वो जो अपनी देखेंगे। हमने तुरंत एक्सेप्ट किया और भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड द्वारा सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती आई। मई 1928 को सर्वदलीय बैठक हुई, डॉक्टर अंसारी इसके अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनती है। अगस्त 1928 के सर्वदलीय सम्मेलन में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में कुछ चीजों पे बातें आई। सबसे पहली बात आई कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार बननी चाहिए। मूल अधिकार हमारे होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट का डेवलपमेंट, और भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मतलब अधिराज्य, ठीक है, अधिराज्य दे दिया जाए, हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, 2 सदन होने चाहिए, अपर हाउस लोअर हाउस। वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध, ठीक है, हमें किसी भी प्रकार से किसी एक धर्म को पृथक निर्वाचन नहीं देना चाहिए, इसका विरोध हुआ। अब जानते हैं आप आगे कौन विरोध करेगा। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हो, जो एक्स्ट्रा पावर जो है वो केंद्र को दिया जाए, राज्यों को नहीं। संयुक्त निर्वाचन मंडल जो है इसका गठन हो, और डोमिनियन स्टेटस प्राप्त होने पर सिंध को बंबई से अलग प्रांत बनाना चाहिए। जब तक कि डोमिनियन स्टेटस ना मिले तब तक नहीं, जब ये प्राप्त हो जाएगा फिर हमारा डिसीजन हम बनाएंगे, तब सिंध को पंजाब बॉम्बे से अलग किया जाएगा। पता चला, हमने चैलेंज लिया, संविधान भी बना दिया। अब पिक्चर में इंटर होंगे जिन्ना साहब। जिन्ना साहब कहेंगे, अरे यार मैं बहुत दिन से खाली बैठा हूं यार, कोई मामला ही मिल रहा है, मौका मिल गया इंटर होने का राजनीति में, राष्ट्रीय स्तर पर फिर पहचान मिल जाएगी। जिन्ना जी आए, जिन्ना जी तुरंत आए और जिन्ना जी ने अपनी 14 सूत्री मांग कर दी मार्च 1929 में। जिन्ना ने बोला कि केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व की मांग पेश की, और भी कुछ प्रमुख मांगे हैं, इनको देख लेते हैं। 14 सूत्रों में सबसे प्रमुख क्या थे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल हो, देखिए सांप्रदायिक आधार पे अगर आप देखेंगे तो निर्वाचन मंडल की बात कर दी। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में मुस्लिम के लिए 1/3 1/3 प्रतिनिधित्व हो, 1/3 आरक्षण दो। मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन, जो मुस्लिम बहुल प्रांत है उनकी स्थापना की जाए। राज्य की सभी सेवाओं में मुसलमान पदों को आरक्षण मिले। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत व बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार हो। बंबई से सिंध को अलग किया जाए, ठीक है।
और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित हों। मतलब ये चाहते थे प्रांत के पास ज्यादा पावर होगी, जब मन चाहे तब वो केंद्र से अलग हो सके, जैसा अमेरिका में है, यहां नहीं कर सकते। और नेहरू रिपोर्ट ने बोला अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हों, इन्होंने बोला प्रांतों के पास हों, और मुसलमान जो प्रांत है उनका गठन किया जाए। हर एक जगह पे इन्होंने आरक्षण मांगा। इस प्रकार से जिन्ना की 14 सूत्री मांग आई। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का खुलकर विरोध किया, और भारत में नेहरू रिपोर्ट का विरोध और लोगों ने किया था क्योंकि इसमें डोमिनेंट स्टेटस था, क्योंकि अभी अभी समय बदलने वाला है। क्या समय बदलेगा देखेंगे, अभी 2 मिनट में समय बदलने वाला। उसके पहले एक बीच में एक और चीज आई, दिल्ली घोषणा पत्र अधिवेशन होता है 2 नवंबर 1929। डोमिनियन स्टेटस मतलब अधिराज्य, ठीक है, देने की बजाय अब इसके क्रियान्वयन की योजना। बोला गया कि अधिराज्य तो छोड़ो, अब हम लोग इसकी क्रियान्वयन करेंगे, अधिराज्य कैसे आएगा उसकी बात करेंगे। सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व, ठीक है। राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान, ब्रिटिश से बोला गया जो हमारे राजनीतिक अपराधी हैं, इसीलिए लोग भगत सिंह का नाम कभी कभी लेते हैं। भगत सिंह का नाम हिंसा में आया था, ये आंदोलन वाले राजनीतिक थे, इनको क्षमादान की बात हुई। और सहमति हेतु एक सामान्य नीति का निर्धारण, ठीक है, और एक ऐसी नीति बनाया जाए जिसपे दोनों लोग सहमत हों, ठीक है। और डोमिनेंट स्टेटस कैसे दिया जाए इसके क्रियान्वयन की योजना, लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से थी। डोमिनेंट स्टेटस की सबसे पहली बात ब्रिटिश ने अगस्त प्रस्ताव में की थी, अगस्त ऑफर जिसको जानते हैं, उसके पहले उनके मुंह से कभी नहीं निकला, ठीक है। चलेंगे आगे देखेंगे। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। यहीं पे भाई साहब जज्बात बदल जाएंगे, पूरा का पूरा जज्बात बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि नेहरू जी ने यहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दे दिया। ये दिसंबर 1929 में हुआ, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। मतलब अब हम लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की, मतलब अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। डोमिनियन स्टेटस तो पुरानी बात होगी, जवाहरलाल नेहरू ने बोला, अब तो हमें आजादी चाहिए। इस आजादी के प्रस्ताव को रखा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली कि अगर हमें यह आजादी नहीं देते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और मैं आपको बता दूं, जब तक भारत का संविधान 26 जनवरी को नहीं पास हुआ, तब तक भारत में 26 जनवरी आजादी दिवस के रूप में मनाया जाता था, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। फिर बाद में 15 अगस्त हुआ जिस दिन स्वतंत्रता मिली। केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल तथा सरकारी समितियों का पूर्णतः बहिष्कार, ठीक है, क्योंकि अब हम किसी भी समिति को नहीं मानेंगे, अब हम अपनी सरकार बनाएंगे, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा भी नेहरू ने फहराया था। इस प्रकार से लाहौर के अधिवेशन में बहुत बड़ा चेंज आता है। और वो भारत जो अभी कल रात तक अधिराज्य डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर रहा था, उसने स्वतंत्रता की मांग अचानक से रख दी। जज्बात बदल गए, पूरा इमोशन चेंज हो गया है। अंग्रेज भी घबरा गए, तख्ता पलट उनका हिलने लगा, जो तख्त था उनका वो हिलने लगा। जैसे इंद्रदेव को कभी कभी मुसीबत आती थी, ऐसे त्राहिमाम करने लगे। बोले ये तो भाई इन्होंने तो पूरा इमोशन ही चेंज कर दिया। अब जब इमोशन चेंज हुआ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई, तो इतिहास में बहुत कुछ चेंज होता है। उसी चेंज में आगे चलकर आंदोलन की शुरुआत होती है। उस आंदोलन में हमारे यहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। लेकिन उस आंदोलन के पहले गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांग की गई, बहुत फेमस है। यंग इंडिया के माध्यम से 1933 में वायसराय लॉर्ड इरविन, ठीक है, को गांधी जी ने एक पत्र भी लिखा था, 11 सूत्रीय मांग, जिसे यंग इंडिया में भी प्रकाशित किया गया। अब बच्चों, ये जो 11 सूत्रीय मांग थी, आखिर इसमें किस बात की चर्चा थी, जरा देख लेते हैं। बच्चों, इसमें चर्चा ये थी कि विशिष्ट पूंजीपति वर्ग, ध्यान देंगे, ठीक है, यहां पे देखिए, पूंजीपति वर्ग के लिए, कृषक वर्ग के लिए और सामान्य हित के लिए 11 सूत्रीय डिमांड की गई थी। 3, 2, 5 और 6 इधर होंगे,
ठीक है 11। अब देखेंगे सबसे पहला, रुपए की विनिमय दर को कम करना, मतलब मुद्रा का अवमूल्यन। आपको मालूम है जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो निर्यात बढ़ता है, निर्यात से हमारे यहाँ के उद्योगपतियों को लाभ होता। विदेशी कपड़ों पर आयात शुल्क लगाना, जो विदेश के कपड़े आते हैं उन पर आयात शुल्क नहीं था तो सस्ते रहते थे, तो हमने बोला नहीं आप इस पे आयात शुल्क लगाइए ताकि कंपटीशन अच्छा हो पाए। तटकर विधेयक पास किया जाए, ठीक है, तट और कर, कोस्टल जो टैक्स था उसके विधायक मतलब पास किया जाए। कृषक वर्ग से संबंधित क्या था, नमक कर की समाप्ति हो, नमक टैक्स खत्म किया जाए और भू राजस्व में 50% की कमी की जाए। जो भू राजस्व लिया जाता था उसमें करीब 50% की कमी की बात आई। सामान्य हित संबंधित में सेना खर्च में 50% की कमी हो, ठीक है, क्योंकि सेना हमारे लिए नहीं है और सेना का खर्च हमारे विकास में वो पैसा लगाइए, सेना में नहीं। राजनीतिक बंदियों की रिहाई हो, उनको आजाद किया जाए। नशीली वस्तुओं की बिक्री पर रोक, विरोध किया गया, ताड़ी की दुकानों पे, शराब की दुकानों पे, ठीक है। सीआईडी मतलब गुप्तचर विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण, सीआईडी पे हमारा भी नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का सार्वजनिक नियंत्रण। शस्त्र कानून में परिवर्तन, ठीक है, और डाक आरक्षण बिल जो था उसे लाया जाए, ठीक, मतलब डाक आरक्षण बिल की बात हुई। तो ये सामान्य हित संबंधी 6 चीजें, 5 उधर 11। सरकार ने इसके खिलाफ में कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, नकारात्मक रहा। और जब ये नकारात्मक रहा तो परिणाम क्या हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन का निर्णय। फिर गांधी ने बोला कि अब हम सबने अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो अभी हमने जो एक आंदोलन देखा असहयोग आंदोलन, अब उसके बाद शुरू होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, कैसे शुरुआत हुई और क्या उसका कारण था, और गांधी ने क्यों उसमें नमक को ही चुना। नमक एक ऐसी चीज है जो हवा पानी के बाद सबसे जरूरी है, और नमक एक ऐसी चीज है जो सभी वर्ग के लोगों को आपस में जोड़ता है। एक अमीर भी नमक खाता है, गरीब भी नमक खाता है, और गरीब तो नमक के साथ में उसकी जो भावनाएं हैं जुड़ी हुई हैं, ऐसे प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है नमक, ठीक है, हमारे मुहावरों में, हमारे कथनों में है। गांधी ने इसी नमक का प्रयोग किया जिसमें सभी वर्ग के लोग एक साथ शामिल हो पाए, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन फिर से हो, उसको लेकर गांधी ने आगे चल के सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत की, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, शुरुआत होती है। गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ पदयात्रा करते हैं, पैदल मार्च निकालते हैं। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से डांडी, नवसारी, गुजरात तक लगभग 240 मील की यात्रा होती है। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन होता है। गांधी जी पहुंचते, नमक उठाते हैं, बोलते हैं अब कानून, इस पे टैक्स कोई नहीं देगा। गांधी जी की इसी यात्रा को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेपोलियन की पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी की रोम मार्च के साथ में जोड़कर देखा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने उसे संज्ञा दी कि यह नेपोलियन का पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च के बराबर है, ठीक है, उसी से तुलना की है सुभाष चंद्र बोस जी ने। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी शुरुआत हो गई है। सविनय अवज्ञा में अब ब्रिटिश के कानूनों का उल्लंघन था। सबसे पहले नमक कानून का उल्लंघन हुआ और फिर यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। गांधी जी ने लोगों से बोला कि भाई आप अपने जहां पे भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, वहां पर आप इसका विरोध जो है वो करें। ब्रिटिश के काले कानून और जो शोषणकारी कानून हैं उनको तोड़ें, उनका पालन ना करें। उसके चलते ही यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैल गया। अब आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला कार्यक्रम क्या था देख लीजिए, नमक कानून का उल्लंघन करना एवं नमक को स्वयं बनाना था। करों को अदा ना करें, टैक्स ना दें। महिलाओं द्वारा शराब, विदेशी कपड़ों एवं अफीम की दुकानों पर धरना दिया जाने लगा। सरकारी उपाधियों एवं नौकरियों का परित्याग किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं विदेशी कपड़ों की होली जलाना। वकीलों द्वारा वकालत का बहिष्कार करना। जनता द्वारा याचिकाओं पर रोक लगाकर न्यायालयों का परित्याग करना। और सरकारी विद्यालयों एवं
महाविद्यालय का बहिष्कार करना। कार्यक्रम हमेशा एक जैसे होते थे, बस जन आंदोलन जो होता था उससे ब्रिटिश काफी परेशान हो जाता था। ठीक है, काफी उसके सामने चैलेंज आ जाते थे। तो देखेंगे बच्चों, आंदोलन के कार्यक्रम अगर देखेंगे तो पूरे भारत में खुदाई खिदमतगार ने पेशावर में सक्रिय रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अगर आपको शायद मालूम हो, खान अब्दुल गफ्फार खान, सुना है नाम आपने? शायद सुना होगा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम गफ्फार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सीमांत गांधी, इन्होंने भी इस आंदोलन को आगे लेकर गए थे और एक लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत करने के लिए इन्हीं को श्रेय जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती, रेड शर्ट मूवमेंट, जो लाल कुर्ती आंदोलन है, उसको आगे बढ़ाया था। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान सक्रिय रूप से गांधी के हर एक आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। इस बार भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने गांधी के इस आंदोलन को सपोर्ट किया और पेशावर में सरकार के कानून को तोड़ने की प्रथा शुरू हुई। भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गई थी कि उसको काबू करने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट भेजा जाता है, मतलब सेना की एक टुकड़ी। सेना की टुकड़ी पहुंचती है पेशावर और वहां पर से उस गढ़वाल रेजिमेंट के जो हेड थे चंद्र सिंह गढ़वाल, उन्होंने निहत्थों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो एक बहुत बड़ी इतिहास की घटना है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुई। फिर दूसरा था सोलापुर में सक्रिय कपड़ा मजदूर। कपड़ा मजदूर के लोगों ने कपड़ा मिल पर मतलब धरना प्रदर्शन किया, उनके प्रोडक्शन को रोकने की कोशिश की। धरसना में नमक सत्याग्रह हुआ। धरसना में एक अंग्रेज पत्रकार भी थे उस समय, उन्होंने बोला कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोहे की लाठियों से लोगों को पीटा जा रहा है। बिहार में चौकीदार रोको आंदोलन की शुरुआत हुई, मतलब चौकीदार रोको आंदोलन, नो चौकीदार टैक्स एक लिया जाता था उसके खिलाफ में। बंगाल में चौकीदार विरोधी और यूनियन बोर्ड विरोधी जो टैक्स था उसका विरोध किया गया। गुजरात में नो टैक्स आंदोलन चला, कोई कर नहीं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत में वन कानूनों की सविनय अवज्ञा और असम में कर्निंघम जो सर्कुलर है उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। इसमें क्या था कि स्टूडेंट्स को था कि भाई अगर आप किसी प्रकार से आंदोलन में जाते हैं तो आप सबसे पहले तो आप यहाँ पे तभी आने दिए जाएंगे जब आप लिख के देंगे, अपने पिता से लिखवा के देंगे कि भाई आप जो हैं किसी आंदोलन में भूमिका नहीं निभाएंगे, तब आपको यहाँ पढ़ने दिया जाएगा, नहीं तो आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो चरित्र विशेष की बात थी। ठीक है, एक कहते हैं ना कि उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा था इस सर्कुलर के खिलाफ में। वहां पे भी बहुत बड़े स्तर पर विरोध देखने को मिलता है। ठीक है जी हाँ, आ गया समझ में बच्चों यहां तक? बताइए। बहुत ही मतलब कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, लेकिन मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसी समय जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है पेशावर, यहाँ के लोगों ने गांधी जी को मलंग बाबा नाम दिया था। ठीक है जी हाँ, मलंग बाबा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और इसमें कुछ और चीजें हम लोग ऐड करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं भूल गया, रानी की उपाधि इन्होंने रानी गैडिन लुई जो थी, ठीक है, 13 वर्षीय ठीक है नागा महिला गार्डिनेल्यू, ठीक है, को, ठीक है, बाद में रानी की उपाधि से भी नवाजा जाता है, जो इस समय आंदोलन में थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद इनको रानी की उपाधि से नवाजा भी था। क्लियर है? तो ये एक चीज थी जो आपको मालूम होना चाहिए। यूपी में भी नो रेंट कैंपेन था, किराया देने से विरोध किया गया। महिलाओं, छात्रों, मुसलमानों के कुछ वर्गों, व्यापारियों और छोटे व्यापारियों, आदिवासियों, श्रमिकों और किसानों की सामूहिक भागीदारी रही थी। लेकिन इसमें कुछ और नाम है जो आपको लिखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि इसमें कुछ और लोगों के योगदान थे जो उस समय की सबसे फेमस मतलब प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। जैसे तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तमिलनाडु में
ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है बच्चों, सी राजगोपालाचारी जो थे, इनके द्वारा, ठीक है, तिरुचेनगाडे आश्रम से लेकर तिरुचनापल्ली तक, ठीक है, बेदारम्य तक नमक यात्रा निकाली गई। तो इसे हम बेदारण्य नमक यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। दूसरी चीज जहां तक मुझे समझ में आती है, ठीक है, सर आप सभी ने देखा होगा के कलप्पन ने बायकोम सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, हाँ, के केलप्पन ने बायकोम सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह, ठीक है, जिसमें कालीकट से लेकर पेन्नार तक की यात्रा की गई थी। ठीक है, पेन्नार तक की यात्रा की गई थी। ओके, तो इस प्रकार से ये दो और नाम थे जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। क्लियर है? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इस प्रकार से आगे बढ़ा। ठीक है, और इस आंदोलन ने पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर अपना विरोध जो था वो दर्ज कराया। ठीक है, जी हाँ, ये 24 दिन की यात्रा चली थी बच्चों। क्लियर है? कितने दिन की यात्रा चली थी? 24 दिन की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और गांधी इरविन समझौता 1931 और क्या क्या आगे हुआ उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो फिर बच्चों देखेंगे यहाँ पे कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था मार्च 1931 में, इसके पहले एक गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, क्योंकि जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन से तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश जो शासक है वहां पे मोनार्की है, कैबिनेट, पार्लियामेंट, फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री, ब्रिटिश मोनार्की, राजतंत्र, शाही परिवार, भारत सचिव, ये सभी लोग क्या करेंगे, एक गोल मेज पे, फिर भारत से जो कांग्रेस और बाकी जो पार्टियों के लोग गए हैं इन सभी लोग एक गोल मेज पे के किनारे बैठेंगे। इसका अर्थ यह है कि जब हम देखते हैं कि एक टेबल में आयताकार जो एक टेबल होती है उसमें एक आदमी बिल्कुल मुख्य भूमिका में बैठा रहता है और बाकी सब उसके राइट विंग, लेफ्ट विंग बन के बैठते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें गोल मेज में है कि सभी एक समान है, सभी एक बराबर हैं, किसी में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो इस प्रकार से गोल मेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। गोल मेज सम्मेलन 3 हुए थे, जिनमें सबसे पहला गोल मेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से प्रारंभ हुआ था। इस गोल मेज सम्मेलन में जो साइमन कमीशन अभी हम लोगों ने देखा, साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए आयोजन हुआ था। कांग्रेस के भाग न लेने के कारण वार्ता असफल हो गई थी, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया, तो यह पूरा गोलमेज सम्मेलन इसका कोई आधार ही नहीं निकला, क्योंकि भारत में उस समय सबसे बड़ी पार्टी या लोगों को जो प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी वो कांग्रेस थी। इसलिए कांग्रेस का सम्मेलन में भाग लेना बहुत जरूरी था। जब यह सम्मेलन जो था विफल हो गया, असफल हो गया, तो फिर इरविन, जो लॉर्ड इरविन थे उस समय वाइसरॉय भारत के, इन्होंने गांधी के साथ में एक समझौता किया मार्च 1931 में, जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के अंतर कुछ चीजों पे बात हुई। जैसे पहली चीज ये बात हुई इस समझौते के अंतर्गत कि गांधी जी आंदोलन को समाप्त करेंगे। ठीक है, हाँ, मतलब कांग्रेस जो है बच्चों ये आंदोलन को समाप्त करेगी। ठीक है, हाँ, गांधी जी के कहने पर। दूसरा, इरविन क्या करेंगे, इरविन जो हमारे राजनीतिक बंदी हैं उन्हें रिहा करेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक मतलब जो लोग हिंसा में नहीं थे, जो आंदोलन में पकड़े गए थे, ऐसे राजनीतिक बंदियों को, ठीक है, बंदियों को रिहा करेंगे, आजाद करेंगे। और तीसरी बात जो यहां पे ये हुई थी, गांधी जी ने बोला था कि जब हम लोग वहां पे जाएंगे चर्चा करने के लिए, तो चर्चा के जो मुख्य बिंदु होंगे वह होने चाहिए संवैधानिक सुधार, स्वशासन। ठीक है, मतलब संवैधानिक सुधार था, संवैधानिक सुधार। ठीक है, उत्तरदायी सरकार,
सरकार, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा आपको मालूम होगा डिफेंस, इन सभी से जुड़े मुद्दों पर चर्चाओं में फालतू की बात करने नहीं जाऊंगा, यह गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया। क्योंकि लॉर्ड इरविन ने यह कहा यहां बैठ के कुछ नहीं होगा, अगर आपको आंदोलन कर ही रहे हो, अगर आपको अपनी मांगे मनवानी है तो आपको कम से कम वहां जाना पड़ेगा। गांधी इस भरोसे पर यहां से कहां चले गए, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। लेकिन जो गांधी इरविन समझौता हुआ, इस पे चर्चा जो थी, इस पे विचार था, वो कराची के कांग्रेस के कराची सत्र में हुआ। बहुत कुछ विचार करने के बाद में कांग्रेस के इस कराची सत्र ने गांधी और इरविन के बीच में जो दिल्ली समझौता था उसको समर्थन दे दिया। इसके साथ में कराची के कांग्रेस सत्र में दो चीजें और आई, जिसमें एक आर्थिक कार्यक्रम और दूसरा मौलिक अधिकार पे प्रस्ताव पारित हुए। ये प्रीलिम्स के पेपर में पूछा जाता है, ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आ गया कि मौलिक अधिकार कब पारित हुए, तो मौलिक अधिकार कराची कांग्रेस सत्र के दौरान पारित हुए। अब जब कांग्रेस ने भी गांधी इरविन समझौता को स्वीकार कर दिया है, समर्थन दे दिया है, तो फिर कांग्रेस अब भाग लेने गांधी के साथ में जाती है इंग्लैंड। जब इंग्लैंड गए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1931 से प्रारंभ हुआ। इसमें वाइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन के समय आयोजित सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भागीदारी की थी। इसी समय गांधी जी को विंस्टन चर्चिल जो थे, ठीक है, अगर आपने नाम सुना होगा विंस्टन चर्चिल, तो इन्होंने देशद्रोही, ठीक है, लिखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चिल ने इन्हें देशद्रोही फकीर कहकर पुकारा था, ठीक है, देशद्रोही फकीर कह के पुकारा था इस समय। और जब इसमें चर्चाएं शुरू हुई तो इसी चर्चा के बीच में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के कारण यह वार्ता असफल हो गई, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी थे वहां पर। दलितों पे एक लंबे समय से जो शोषण चला आ रहा था उसके खिलाफ में सरकार ने वहां पर जैसे ही ये इसकी वार्ता शुरू हुई पृथक निर्वाचन की, वो तो हिंदुओं से दलितों को तोड़ने की कोशिश थी। इस कोशिश के विरुद्ध ही अगर आप देखेंगे तो गांधी जी वहां पे नाराज हुए, यह आंदोलन पूरा असफल हो गया। और जैसे ही गांधी जी भारत आते हैं उन्होंने द्वितीय चरण चालू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी को उठाकर इन लोगों ने जेल में बंद कर दिया। ये अप्रैल 1934 तक चला, दिसंबर 1931 तक से। जब गांधी जी जेल में थे तब एक चीज इन लोगों ने पारित की, द्वितीय पंचवर्षीय कह रहा हूं, गोलमेज सम्मेलन में, जिसे हम सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं और इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड कहते हैं। उस समय प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसको पारित किया था। इसमें दलितों के लिए, मतलब अल्पसंख्यक के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। दलितों के लिए इसमें आ गया था, जो दलित हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन। गांधी जी ने वही उसी समय आमरण अनशन की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हैं 20 सितंबर 1932 से 20 सितंबर 1932 से गांधी जी ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। आमरण अनशन मतलब भाई जब पानी की बूंद भी नहीं पिएंगे, जब, ठीक है, अगर इनकी बात मानी जाए ना फिर मृत्यु हो जाए। मृत्यु एक कठोर कदम गांधी जी के द्वारा उठाया गया। 20 सितंबर को एक कदम उठाया गया। 5 दिन बाद 26 सितंबर को, ठीक है, 26 सितंबर को अंबेडकर जी को लेकर गए। तेज बहादुर सप्रू, इन सब लोगों का बहुत रोल था। जैकर, एमआर जैकर वगैरह थे, ये लोग अंबेडकर जी को लेकर गए। पुणे में गांधी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता होते, उसे पूना पैक्ट कहते हैं। उसी पूना पैक्ट में गांधी जी ने कहा पृथक निर्वाचन सही नहीं है, इससे जो भारत है उसके कई टुकड़े हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम आरक्षण की बात करते हैं, हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो उस समय प्रांतीय और केंद्र स्तर पर रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है, आरक्षण की बात की गई थी। ये सारी बातें पूना पैक्ट के अंतर्गत ही हुई हैं। इस प्रकार से द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था वो विफल हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। और इसी सम्मेलन के पश्चात भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया।
इसी 1935 अधिनियम जो पारित किया गया था बच्चों, इसी अधिनियम के बाद कांग्रेस ने चुनाव लड़ा 1937 में। ठीक है, 1937 में कांग्रेस चुनाव लड़ती है। ठीक है, मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ती है, जिसमें कांग्रेस जो थी वह बहुत बड़ी पार्टी, केंद्रीय स्तर पर बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आती है। और गांधी जी ने क्या किया, इसी पूना पैक्ट होने के बाद में हरिजन उत्थान में लग गए। गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना सितंबर 1932 में की, हरिजन पत्रिका का संपादन जनवरी 1933 में किया और हरिजन यात्रा नवंबर 1933 से 1934 तक गांधी जी ने किया। इस प्रकार से हरिजन उत्थान में भी गांधी जी का अहम योगदान इस बीच में रहा। जब गोलमेज सम्मेलन 1935 का एक्ट, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, तब तक गांधी जी जो थे वह लगे हुए थे हरिजन उत्थान में। फिर क्या हुआ बच्चों की, अचानक विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1939 में। अब जब विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो द्वितीय विश्व युद्ध पर कांग्रेस ने अपना रुख दिया। कांग्रेस ने कहा मैं आपको समर्थन देने के लिए भारत तैयार है, हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आप वादा करिए कि युद्ध के बाद आप हमें तुरंत स्वतंत्रता दे देंगे, आजाद कर देंगे। और दूसरी बात, तत्काल उत्तरदायी सरकार का कोई रूप स्थापित किया जाए, मतलब अभी कोई उत्तरदायी सरकार बनाइए जिसे बाद में, युद्ध के बाद में तुरंत क्या हो जाएगी, आजादी मिल जाएगी। ब्रिटिश इस बात को इनकार कर देते हैं। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन ने युद्ध में भारत के समर्थन की घोषणा कर दी अपनी तरफ से, हमसे पूछा भी नहीं। इसके चलते ही जो 1937 के इलेक्शन में सरकार बनी थी, उन सभी सरकारों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। ठीक है, क्यों इस्तीफा दिया, उसके पीछे अहम कारण यह था कि भाई आपने भारत को युद्ध में अपनी तरफ से बता दिया कि भारत मेरे हमारे समर्थन में है। यह इंग्लैंड ने पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बता दिया और यहां की सरकार से, यहां के लोगों से पूछा भी नहीं। तो सरकार ने बोला जब हमसे पूछना ही नहीं है तो ऐसी सरकार का क्या फायदा, और इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार से आगे देखेंगे 10 से 14 सितंबर 1939 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में गांधी ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों के लिए बिना शर्त समर्थन के पक्षधर थे। गांधी जी कहते थे कि युद्ध जो है वो बिल्कुल हर मायने में गलत है, और अगर कोई व्यक्ति युद्ध में फंसा हुआ तो हम उसको समर्थन करेंगे, चाहे उसने हमारा कितना भी शोषण किया हो। लेकिन दूसरों लोगों की थिंकिंग इस पे अलग थी। सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी ब्रिटेन की कठिनाई का लाभ उठाकर उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकने के लिए एक जन आंदोलन शुरू करने के पक्ष में थे। ये कह रहे थे कि दिस इज द राइट टाइम, अभी ब्रिटिश परेशानी में है, आंदोलन शुरू करो, दबाव बनाओ, आजादी ले लो। नेहरू ने कहा कि युद्ध की साम्राज्यवादी प्रकृति को पहचाना, और लेकिन ब्रिटेन की कठिनाइयों का फायदा उठाने के खिलाफ थे। बोला कि ये तो सही है कि हमारे ऊपर साम्राज्यवादी जो विस्तार है वो हुआ है, लेकिन अगर ब्रिटेन कठिनाई में है तो हम इसका नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। क्लियर है, ये बातें यहां तक बोली गई खुद नेहरू जी के द्वारा। और यहां तक कि युद्ध में भारतीय भागीदारी के भी खिलाफ थे। तो ये चाहते थे ना तो भारतीय साथ दे, ना हम उनका गलत फायदा उठाएंगे, ठीक है, हम न्यूट्रल रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, ये नेहरू जी ने वहां पे बोला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने संकल्प लिया जब तक स्वतंत्रता नहीं दी जाती तब तक कोई भारतीय भागीदारी नहीं, सरकार को जल्द ही अपने युद्ध के लक्ष्य घोषित करने चाहिए। इस प्रकार से कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा में यह अंतिम फैसला हुआ। सरकार के द्वारा कोई खास कदम उठाया नहीं गया। फिर बाद में दबाव पड़ा, लिनलिथगो जो थे उनका एक वक्तव्य आता है कि ब्रिटेन का युद्ध उद्देश्य आक्रामकता का विरोध करना है। जो लॉर्ड लिनलिथगो थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि जो ब्रिटेन का युद्ध उद्देश्य है वो साम्राज्यवादी जो आक्रामकता है, जो आतंकवाद से जोड़ सकते हैं इसको, उसके खिलाफ में युद्ध, उसका विरोध करना है। पहली बात इन्होंने बोली, समझाने की कोशिश की कि भैया कांग्रेस मान जाए। भविष्य के लिए 1935 अधिनियम को संशोधित करने के लिए सभी हित समूहों से परामर्श किया जाना। बोला हम 1935 के एक्ट आपसे डिस्कस करके चेंज भी कर लेंगे, बस भैया अभी आ जाओ।
तीसरा, कार्यों की सलाह देने के लिए तुरंत एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाना। और इन्होंने बोला कि कार्यों की सलाह देने के लिए तुरंत एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाएगा। लिनलिथगो ने बोला हम आपसे आइडियाज लेंगे, आप पे वर्क करेंगे। लेकिन भाई साहब इन लोगों ने अभी तक भी डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की है। ठीक है, अभी भी ये लग रहे हैं कि शायद मान जाएंगे, लेकिन नहीं। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही देखिए। कांग्रेस ने बोला कि भाई हम किसी भी हाल में युद्ध के लिए कोई भी भारतीय समर्थन नहीं देगा। प्रांतों में कांग्रेस मंत्री परिषद को इस्तीफा देना चाहिए। तो जो प्रोविंशियल जो कांग्रेस में सरकारें बनी थी उन सभी ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। लेकिन हम अभी तत्काल में कोई जनसंघर्ष नहीं शुरू करेंगे। ब्रिटिश से बोला कि मेरे प्यारे लल्ला तुम जाओ, हम अभी जनसंघर्ष नहीं शुरू करेंगे, लेकिन हम समर्थन भी नहीं देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है वो हमें देखने को मिलती है। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हो गया। लो, अब यहां मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने देखा कि भाई हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है, और हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। बोला हम भी हाईलाइट होंगे, मामले में आए तो इन्होंने बोला कि देखो हम पाकिस्तान प्रस्ताव लेकर आते हैं। मतलब इन्होंने एक अलग देश मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की बात की, लेकिन बच्चों याद रखेंगे पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं। ठीक है, पाकिस्तान जो एक क्षेत्र है उसके बारे में सबसे पहले चौधरी रहमतुल्लाह, ठीक है, ने सबसे पहले यह शब्द दिया था, लेकिन अभी इसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। पाकिस्तान प्रस्ताव है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हो, बस प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में इसे पारित किया। उसी समय अंग्रेजों पे दबाव बना, अंग्रेजों ने अगस्त ऑफर लेकर आए अगस्त 1940 में। इन्होंने बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस, देखिए प्रथम, ठीक है, प्रथम मतलब पहली बार, ठीक है, हाँ तो याद रखेंगे, क्लियर है, प्रथम नहीं लिखते यहां पे, हम यह लिख सकते हैं, ठीक है, सर्वप्रथम या पहली बार, ठीक है, पहली बार अंग्रेजों की तरफ से अधिराज्य मतलब डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य की बात कही गई। पहली बार इन्होंने बोला हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, कब? जैसे ही युद्ध खत्म होता है उसके बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ये दीर्घकालिक उद्देश्य था। आज हम युद्ध एक बार खत्म हो जाए फिर हम सोचेंगे हम आपको अधिराज्य देंगे। मुख्य रूप से भारतीयों को शामिल करते हुए एक विधानसभा का गठन करेंगे जिसमें भारतीय मुख्य रूप से होंगे। भविष्य के किसी भी समझौते के लिए अल्पसंख्यकों की सहमति आवश्यक है, जिससे लीग भी खुश हो गया। और कांग्रेस ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने बोला नहीं भाई साहब, अब समय बदल चुका है, जज्बात बदल गए हैं, तुम जाओ निकल लो, पहली फुर्सत में निकल लो, हमें अब तुमसे किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब अगस्त ऑफर के बाद में अक्टूबर 1940 में ही कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। खैर ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें कई बार क्वेश्चन मार्क उठता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के पीछे कारण क्या था? बच्चों, ब्रिटिश ने जब यह डिक्लेयर कर दिया, बोल दिया कि भारत हमारे समर्थन में है, तो जापान जो था वो भारत की ओर मुड़ने लगा। जापान उस समय जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था ब्रिटेन के खिलाफ में, इसलिए जापान सबसे खराब साम्राज्यवादी शक्ति था, जिसे गांधी जी को मालूम था कि अगर जापान यहां पे आ गया तो बहुत मुसीबत हो सकती है। इसलिए लोगों तक आवाज पहुंचे कि हम युद्ध में समर्थन में नहीं है, इसीलिए गांधी जी ने शुरू किया व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसको आगे चलकर कांग्रेस ने अपने एक कार्यक्रम के रूप में शामिल किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू हुआ, इसमें 25,000 सत्याग्रही को
सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। मतलब एक गिरफ्तार हो, दूसरा बोले, तीसरा, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे बात पहुंचानी है कि हम इनके साथ नहीं हैं, ताकि जापान के कानों तक आवाज पहुंच जाए, अरे भैया हम इनके साथ नहीं, इधर मत आओ, मत देखो इधर, ठीक है जी। इस प्रकार की आवाज पहुंचानी थी, लेकिन समय को जो मंजूर होगा वही होगा, ठीक है। हाँ, तो याद रखेंगे। फिर जब देखा गया कि भारी जो दबाव है, उधर रंगून बर्मा देख रहे हैं कि उधर कहते हैं कि आजाद हिंद फौज ने अलग ही तबाही मचा रखी थी, क्लियर है। जापानी सरकार आगे बढ़ रही थी, अमेरिका ने दबाव बनाया, चीन ने दबाव बनाया इंग्लैंड पे कि भाई कुछ करो, तो ये लोग क्रिप्स मिशन भारत भेजते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स के अधीन। प्रभुत्व स्थिति के साथ एक भारतीय संघ राष्ट्रमंडल से वापस लेने का अधिकार, बोला कि हम आपको आपके प्रभुत्व के साथ में एक भारतीय संघ की स्थापना करेंगे, जो वो चाहे आगे चल के राष्ट्रमंडल से बाहर हो सकता है। युद्ध के बाद संविधान बनाने के लिए प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी गई एक संविधान सभा, युद्ध के बाद हम क्या करेंगे, संविधान सभा चुनेंगे, जिसमें हम सभी प्रांतों से लोगों को लेंगे और उनसे हम संविधान बनाएंगे, और ब्रिटेन के साथ एक अलग समझौता करने के लिए संघ में शामिल होने के इच्छुक किसी भी प्रांत को स्वतंत्रता, और अगर कोई प्रांत चाहे तो अलग से, अगर वो नहीं जाना चाहता है भारत के साथ, मतलब कांग्रेस के साथ में या भारत के साथ में, या भारत में नहीं रहना चाहता ये भारतीय संघ में, तो वो हमारे साथ अलग से एग्रीमेंट कर सकता है। और भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में, और भारत का जो डिफेंस है वो ब्रिटिश के हाथों में रहेगा। गांधी जी ने बोला भाई साहब ये पोस्ट डेटेड चेक है, अब समय बदल गया है, अब तुम अपनी खैर मनाओ। क्यों? देखो, कांग्रेस आपत्ति करती है क्रिप्स मिशन पे, क्यों? सबसे पहले उसने बोला अधिराज्य की स्थिति क्यों, अब तो हमें आजादी चाहिए, स्वतंत्रता, आप तो हम इस पे नहीं मानने वाले। अलग होने के लिए प्रांतों का अधिकार, बोला कि अलग होने के लिए प्रांतों का अधिकार आप कैसे दे सकते हो, ठीक है, इससे तो आप भारत के टुकड़े कर दोगे। सत्ता का तत्काल हस्तांतरण नहीं, ठीक है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि युद्ध के बाद में हम सत्ता देंगे, तो बोले कि ये भी हमें मंजूर नहीं है। गवर्नर जनरल के वर्चस्व को बनाए रखना, क्योंकि इन्होंने बोला रक्षा अभी भी ब्रिटिश हाथों में रहेगी, गवर्नर जनरल का वर्चस्व रहेगा, ये भी कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं था। तो कांग्रेस ने क्या किया कि क्रिप्स मिशन को मानने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने बोला भाई साहब इसमें तो हमारी अभी पाकिस्तान की बात ही नहीं हुई है, तो हम तो ना मानेंगे, ठीक है। और संविधान सभा के निर्माण के लिए कोई तंत्र ही नहीं है जिसमें हमारी मौजूदगी हो, हमारे बारे में हमें भी तो हाईलाइट करो, इतना ताकत लगा के आए हैं, इतनी बड़ी बातें की। एक्चुअली जिन्ना का लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी का ये। क्यों? जिन्ना इससे पहले चुनाव लड़ते हैं, 11 प्रोविंस में चुनाव होता, 2 ही जगह सरकार बना पाते हैं पूर्ण रूप से, वो भी गठबंधन में। तो जिन्ना को पता चल गया था ये हमारा यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट है, पाकिस्तान की बात छेड़ ही दो, अगर ये नहीं हुआ तो अपना कैरियर खत्म। तो जब लास्ट अटेम्प्ट है तो पूरी तैयारी करेगा, बोलेगा मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया, मैं भी नहीं मानूंगा क्रिप्स मिशन को। लो, जिन्ना ने भी मानने से इनकार कर दिया। अब जब जिन्ना ने भी इसको मानने से इनकार कर दिया तो क्रिप्स मिशन जो था वह विफल होकर चला गया। अब इस समय अब था कि अब करे तो करे क्या। जापान आगे की ओर बढ़ रहा था, और जापान जब आगे की ओर बढ़ रहा था, साम्राज्यवादी शक्तियां बढ़ रही थी, ब्रिटिश मानने को तैयार नहीं था। तो फिर एक ही चीज था कि एक और बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन हो। तो एक नया आंदोलन भारत में छिड़ा, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई अभी से ही आंदोलन क्यों छेड़ दिया, अभी तो युद्ध चल रहा था। तो पहला इसका आधार यह है कि क्रिप्स मिशन की विफलता, भारतीय मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश इच्छा शक्ति की कमी, हमें पता चल गया ये मानेंगे नहीं हमारी बात, और युद्धकालीन कठिनाइयों के खिलाफ जनता का असंतोष। युद्ध में जो महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही थी उससे जनता में असंतोष था। जनता ने बोला भाई क्या करोगे, और महंगाई बढ़ाओगे क्या। अच्छा, दूसरा आसन्न ब्रिटिश पतन की अनुभूति, और ऐसा लगने लगा था क्योंकि जर्मनी ने इतने बम गिराए थे ब्रिटेन पे, अगर अमेरिका ना इंटर किया होता तो अभी ब्रिटेन का तो पतन, और खैर ब्रिटेन का पतन हो ही गया, ये सूर्य अस्त हो गया। अब 2 पावर आएंगी, अमेरिका रसिया, जिसमें रसिया 1991 में पतन हो जाएगा, फिर अमेरिका, और आज तो मल्टीपोलर सिस्टम चल रहा है। कई ध्रुवी जो हैं, कई देश हैं, वो बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। एक बार फिर से समय विश्व युद्ध का जन्म ले रहा है।
फिर उस पर कभी और चर्चा करेंगे। जापानी आक्रमण के लिए जनता को तैयार करने की भारतीय नेतृत्व की इच्छा। जो जापानी आक्रमण जो था, ठीक है, उसके लिए भारत में नेतृत्व की इच्छा थी, जनता को तैयार करना था, क्योंकि उस समय कलकत्ता में बमबारी होती रहती थी। एआईसीसी की बैठक, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक जो बॉम्बे में हुई, उस बैठक में भी भारत छोड़ो की संकल्प की पुष्टि करती है। ग्वालियर टैंक से गांधी जी ने ही बोला था करो या मरो, ठीक है। क्यों बोला था भाई ये करो या मरो? बोला या तो आजाद हो जाओ, तो तब तक लड़ो जब तक आजादी ना मिल जाए, वरना तो जापान आ ही रहा है, मरने की तो बात तो हो ही जाएगी। बहुत खराब शक्ति थी जापान। चीन में जब घुसा तो लोगों को दफना दिया गले तक और टैंकर चढ़वा दिए। क्रूर शक्ति, समझ रहे हैं? जिसके यहां पे हीरा वो क्या कहते हैं, परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है, जो नागासाकी हिरोशिमा नागासाकी पे जब परमाणु बम गिराए गए, उसके बाद भी रेडियो पे जापान क्या कहता है, मैं तो अपने लोगों के चलते युद्ध को रोक रहा हूं, मैं अपने लोगों के सामने मजबूर हूं, लेकिन जापान कमजोर नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट 2 परमाणु बम गिरने के बाद एक आइलैंड वाले देश ने बोला था, जहां कभी कभी तो भगवान जी भी ना धरती हिला देते, मतलब भूकंप का क्षेत्र है, क्लियर है। उस देश ने भी इतना उस समय था, और जापान इतनी कठोर शक्ति थी कि आप जान नहीं सकते। इतिहास के जब पन्नों को पलटोगे तो कभी जापान को समझोगे। चलिए आगे चलते हैं। 9 अगस्त 1942 को 8 अगस्त को मीटिंग हुई। गांधी जी ने बोला था यह आंदोलन जो होगा नेतृत्व के बिना हो सकता है, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं होगा, आप सभी एक दूसरे के लीडर होंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमने अगर ये आंदोलन छेड़ेंगे तो ब्रिटिश सरकार हमें गिरफ्तार करेगी। अगले ही तारीख 9 अगस्त को सभी मेन नेता गिरफ्तार हो गए तो सभी लोगों ने अपना अपना आंदोलन छेड़ना शुरू किया। बलिया जो था वो सबसे पहले आजाद हुआ, यूपी में बलिया, ठीक है, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश सबसे पहले बगावत करता है और आजाद होता है एक बार फिर से। और बहुत बड़े संख्या में पूरे भारतवर्ष में आंदोलन छिड़ गए, जो जैसे जहां मिले लोगों ने विरोध प्रकट किया और अपना विरोध दर्ज कराया। इस आंदोलन में हिंसा भी देखने को मिलती है। अब इसमें देखेंगे हंगामे पर जनता की प्रमुख गतिविधि क्या थी। खासकर पूर्वी यूपी मतलब बलिया, बिहार, बंगाल में सत्ता के प्रतीकों पर हमला, जो सत्ता मतलब न्यायालय थे, तहसील थी, कलेक्टरेट था, वहां पर अटैक हुआ। कमांड ऑफ लाइन प्रदान करने के लिए भूमिगत गतिविधि रेडियो शुरू हुआ। आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड रेडियो एक्टिविटी वगैरह भी हुई थी, क्लियर है। बलिया यूपी, तामलुक बंगाल और सतारा में समानांतर मतलब पैरेलल सरकारें, नई सरकारें बन गई ब्रिटिश सरकार को हटाकर। यहां पर बलिया में चित्तू पांडे की सरकार थी। भाग लेने वाले वर्गों में युवा, महिलाएं, श्रमिक, किसान, सरकारी अधिकारी और कुछ कम्युनिस्ट भी शामिल थे। फरवरी 1943 में गांधी ने उपवास शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि हिंसा होनी शुरू हो गई थी। और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। पाकिस्तान दिवस जो थी सीधी कार्यवाही की बात थी, और इस समय के बाद में हिंसा और तेजी से बढ़ गई। तो एक तरफ अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन भी छिड़ रखा था, और दूसरी तरफ भारत जो था सांप्रदायिकता में घिरा हुआ था, ठीक है। अब वेबल योजना आती है, शिमला सम्मेलन जून 1945। बेटा वेबल योजना जो थी उसमें क्या बोला जाता है उसके बारे में समझेंगे। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर एक अखिल भारतीय कार्यकारी परिषद बनेगा, ठीक है, जिसमें सभी भारतीय होंगे, मतलब इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी क्या होंगे, भारतीय होंगे। जाति हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व, ठीक है, जो हिंदू हैं मुसलमान हैं उनके लिए एक समान प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा, मतलब उनको एक बराबर एक समान रखा जाएगा रिप्रेजेंटेशन। मुस्लिम लीग चाहती थी कि सभी मुसलमान उसके प्रतिनिधि हों। उसने कार्यकारी परिषद में सांप्रदायिक वीटो का दावा किया। इसने बोला कि जो मुसलमान प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो केवल मुस्लिम लीग से हों। इससे कांग्रेस को बुरा लगा, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा बोलने के बाद में हिंदू धर्म की पार्टी बताया गया। कांग्रेस ने इसे विशुद्ध रूप से एक जाति हिंदू की पार्टी के रूप में चित्रित किए जाने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने बोला भाई साहब हमारे मौलाना अब्दुल कलाम हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, और आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन केवल आपके पास है।
इस तरीके से वेबल प्लान में अगर देखेंगे तो विरोध प्रकट हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं लीग की बातें काफी मानी गई। 14 लोग जो कार्यकारी परिषद में वाइसरॉय के लाए गए, उनमें से 6 लोगों को मुस्लिम लीग से चुना जाना था। मतलब 6 लोगों को मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मिला था, मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन मिला था। और ये जो 6 लोग थे, मतलब अगर आप देखेंगे तो 14 लोगों में 6 लोग, और बल्कि भारत में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो केवल 25% थी, तो भी ज्यादा दिया गया था। लेकिन बाद में यह योजना पूरी तरीके से क्या हो गई, विफल हो जाती है। विफल होने के बाद में भारत में एक और चीज आती है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो भारत आता है उसमें 3 लोग आते हैं, ठीक है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, हाँ, एवी एलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ये 3 लोग कैबिनेट मिशन में भारत आते हैं। जब ये 3 लोग भारत आते हैं तो इन्होंने पहले ही बोल दिया पाकिस्तान की अस्वीकृति। भाई पाकिस्तान की तो अस्वीकृति है। मौजूदा विधानसभाओं को 3 वर्गों में ABC, जिसे हिंदी में का, खा, गा में बांटेंगे। प्रांत, रियासतों और संघ स्तर पर 3 कार्यपालिका और विधायिका होगी। मतलब प्रांत में भी अलग अलग कार्यपालिका विधायिका, रियासत में भी और संघ में भी। प्रांतीय विधानसभा एक संविधान सभा का चुनाव करती है। जो प्रांतीय विधानसभा है उससे ही संविधान सभा बनाई जाएगी, जो संविधान लेके चलेगी। रक्षा, संचार और बाहरी मामले, मतलब विदेशी मामले, विदेश मंत्रालय, ठीक है, विदेशी जो मामले थे, ये तीनों चीजें जो होंगी वो केंद्र के पास होंगी। आज है हमारे भारत में, आज हमारे यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर बाहर जाकर विदेशी मामलों को नहीं देख सकता, क्योंकि उसका अधिकार कहाँ है, केंद्र सरकार के पास। आज हमारी केंद्र सरकार चाहे तो कहीं से भी रोड निकालती है, हाईवे निकालती है, नेशनल हाईवे निकालती है, क्योंकि उसके पास में इसका अधिकार है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, संचार। ऐसी रक्षा में पुलिस जो है स्टेट के पास हो सकती है, लेकिन BSF है, ITBP है, CRPF है, CISF है, दूसरी फोर्स है जो केंद्रीय फोर्स है, जिन्हें समय समय पर राज्यों में तैनात किया जाता है सुरक्षा के लिए। रियासतें उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार के साथ एक व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए ये गलत कर दिया इन्होंने। रियासतों से बोला कि भाई देखो, आप या तो किसी भी सरकार के साथ जा सकते हो, ठीक है, या तो आप किसी ब्रिटिश के साथ सीधे आके अपना व्यवस्था कर लो, अपना एग्रीमेंट कर लो, और अगर आप भविष्य में चाहो तो इस संघ से बाहर भी आ सकते हो। देख रहे हो, पूरा तोड़ने की प्लानिंग थी। इस बीच संविधान सभा से एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, और इन्होंने बोला कि संविधान सभा से एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, और वह अंतरिम सरकार रहेगी जब आपको क्या कहते हैं, सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी तो आपको आजादी दे दी जाएगी, और उसके बाद फिर वह सरकार अपने देश को चलाएगी और हम तो चले टाटा बाय बाय। लेकिन ये जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव था उसमें अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को क्या लगा कि जो का, खा, गा है, मतलब सामूहिकरण, वह वैकल्पिक है। लीग ने सोचा कि वो अनिवार्य है, और लीग ने सोचा कि जो मिशन है वो लीग के पक्ष में फैसला कर गया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो का जो है उसमें आपको बंबई बिहार, जो का है आपका उसमें आपको बंबई, बिहार, मध्य प्रांत, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, बंबई बिहार हुआ, मध्य प्रांत हुआ बच्चों, उड़ीसा हुआ। उसके अलावा अगर आप देखेंगे संयुक्त प्रांत, ये सब काम में थे। क्लियर है? अब अगर हम खा की बात करें, ठीक है, खा, अच्छा इसमें एक और पॉइंट लिख लेंगे बेटा, मद्रास, एक और छूट गया था, मद्रास। तो बंबई, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, ठीक है, और मद्रास, इतनी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है? अगर आप खा की बात करेंगे तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध और पंजाब, मतलब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सीमा प्रांत, सिंध,
ठीक है, सिंध और पंजाब, ये जो 3 चीजें थी ये खा में आ गई थी। और जो गा था बच्चों, ठीक है, उसमें असम और बंगाल था। गा में असम और बंगाल। अब यहां पे भी इन सभी जगहों पे मुस्लिम लीग का डोमिनेंस था। इन्होंने बोला कि भाई बहुत सही है, मामला बहुत जबरदस्त है, उस लीग ने तुरंत स्वीकृति दे दी। कांग्रेस ने भी बाद में जून 1916 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब जब स्वीकार किया तो देखिए घटनाएं आगे क्या होती हैं। देखिए जब स्वीकार किया बच्चों तो आगे घटनाएं कुछ इस प्रकार हुई। लीग नेहरू के प्रेस बयान के बाद योजना से हट गई। क्यों? लीग ने, नेहरू का प्रेस में रिपोर्ट आता है, नेहरू कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि प्रांत ऐसे एक सामूहिकरण हो, प्रांत को हम अपने हिसाब से देखेंगे अंतरिम सरकार बनने के बाद, यह अनिवार्य नहीं है। लीग ने बोला अरे मतलब हमारे पूरे जज्बात जो थे, हमारे इमोशंस थे, उसको बिल्कुल पलक झपकते ही बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो लीग ने बोला कि भाई साहब ये तो बिल्कुल गलत है। लीग नाराज हुई। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्रवाई का आह्वान किया, डायरेक्ट एक्शन दे। इस दिन से सांप्रदायिक हिंसा, ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा इस दिन से बहुत तेजी से फैल गई। सितंबर 1946 में नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने अक्टूबर 1946 में शपथ ली। नेहरू हेड थे। लीग अंतरिम सरकार में बाद में शामिल होती है। फरवरी 1947 में एक बाधावादी दृष्टिकोण का पालन करती है, बहुत सारी चीजों का विरोध करती है। कांग्रेस के सदस्य ने बोला लीग कार्य नहीं करने देगी, लीग के सदस्यों को हटाया जाए। लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है और आखिर भारत में सांप्रदायिकता का जन्म और प्रसार शुरू हो जाता है। लोग आपस में लड़ने लगते हैं, आपस में टकराने लगते हैं, ठीक है। और जब यह युद्ध बच्चों आपस में शुरू हो जाता है तो लिबरल पार्टी जो थी, लेबर पार्टी, एटली का वहां पर बयान आता है जब हिंसा फैल जाती है कि सत्ता हस्तांतरण की समय सीमा 30 जून 1948 होगी, हम सत्ता आपको दे देंगे। शक्ति एक केंद्र को या कुछ क्षेत्रों में मौजूदा प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित की जा सकती है, ठीक है। इतने लोगों को हम शक्ति जो है ये या तो मैं केंद्र को दूं या कुछ क्षेत्रों में मौजूदा प्रांतीय सरकारों को दे सकते हैं। फिर माउंटबेटन योजना आती है, माउंटबेटन को भारत भेजा जाता है सत्ता हस्तांतरण के लिए। पंजाब बंगाल विधानसभाएं विभाजन पर निर्णय लेंगी, मतलब पंजाब और बंगाल जो है विधानसभाएं वह निर्णय लेंगे कि उनका विभाजन किस प्रकार हो, ठीक है, वह कहां किसके साथ जाना चाहते हैं। सिंध अपना फैसला खुद ले जनमत संग्रह के द्वारा। जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, पश्चिमोत्तर प्रांत है, और सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। यदि विभाजन होना है तो 2 संविधान सभाओं के साथ 2 अधिराज्य सृजित होंगे। अगर विभाजन होता है तो 2 संविधान सभा होंगे और 2 डोमिनियन स्टेटस मतलब शुरुआत में बनाए जाएंगे। और 15 अगस्त 1947 को इन्होंने स्वतंत्रता दे दी। आजादी बाद में देनी थी, ठीक है, ये देख रहे हैं आप 48 में, लेकिन 1947 में दे दी क्योंकि हिंसा बहुत बढ़ गई थी और ये यहां से भाग चले। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, शाही स्वीकृति मिली और इसने भारत को 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया और भारत जो था वह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने अपना सफर जो है वो खत्म किया है। जाहिर सी बात है कुछ गलतियां हुई होंगी इन बातों में, क्योंकि कुछ टॉपिक जैसे क्रांतिकारी जो आंदोलन हैं और कुछ किसान विद्रोह हैं, क्योंकि वो थोड़ा दिशा से अलग चलते हैं, इसलिए इस एक फ्लो में कंप्लीट नहीं हो पाया है। उसके लेक्चर अलग से आएंगे, आप लेक्चर पढ़िए, अच्छा रिवीजन होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। बस आप इसमें अपना अच्छा फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू सो मच आपको ये सेशन देखने के लिए। अब फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।